एपिसोड 51 टू 60 लाइब्रेरी के विस्तार के बारे में पहली बात है। ये वह समर्थन है जो उच्च अधिकारियों ने हमें आवंटित किया है। एक तरफ ये हमारे पुस्तकालय को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए है, दूसरी तरफ ये हमारे जैमेंगला शहर के पुस्तकालय के प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी है। भीड़ में आर्यन गहन विचार में पड़ गए। एक पुस्तकालय एक शहर की नींव था। एक शहर में एक मार्शल आर्ट्स अकादमी नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से एक पुस्तकालय होना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्शल आर्ट्स अकादमी केवल मजबूत छात्रों को लक्षित और जांच करती थी। विशेष मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ थे जिन्होंने व्यवस्थित प्रशिक्षण किया और फिर उन्हें सामने की लाइनों पर भेजा गया। पुस्तकालय के लिए यह मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों को सीखने की अनुमति दे सकता है और यह आम लोगों को भी सीखने की अनुमति दे सकता है। इसमें सबसे व्यापक संगतता थी और इसे सभी लोगों के लिए मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने की नींव कहा जा सकता था। आमतौर पर एक मार्शल आर्ट्स पुस्तकालय का आकार एक शहर के आकार के अनुसार सख्ती से निर्धारित किया गया था। अगर एक मार्शल आर्ट्स पुस्तकालय का विस्तार किया गया था, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि शहर को भी विस्तार करने की आवश्यकता थी? आर्यन अक्सर इतिहास और भूगोल पर किताबें पढ़ते थे। वर्तमान में 9 प्रांतों में हर शहर की शाखाएं बहुत उचित थीं। उन्हें किसी शहर में जल्दबाजी में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे इस बिंदु पर दबाव में थे कि उन्हें और बड़े शहर जोड़ने पड़े? क्या उसे यह कहना चाहिए कि वह आसपास के छोटे शहरों की आबादी को इकट्ठा करना चाहता था एक बड़ा शहर बनाने के लिए? इसके बारे में सावधानी से सोचने पर आखिरी राक्षस आपदा के बाद से 50 साल से अधिक हो गए थे, है ना? आर्यन की भौहें थोड़ी उठी हुई थीं। अगर उसकी धारणा सच थी तो समस्या बहुत बड़ी होगी। एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस आपदा में दिखाई देगा और उसकी ताकत दिव्य महागुरु स्तर तक भी पहुंच सकती है। हालांकि वह एक उच्च स्तर के दुश्मनों को मार सकता था, वह अभी भी अपनी सीमाओं के बारे में अनिश्चित था। क्या होगा अगर वह दिव्य संघ में उन लोगों को हरा नहीं सका? तो वह मर गया होगा। अगर ऐसा था तो दिन में एक अतिरिक्त घंटा पढ़ना पर्याप्त नहीं हो सकता है। ऐसा लगता था कि उसे एक और आधा घंटा चाहिए होगा। प्रबंधक आर्यन। जैसे ही आर्यन गहन विचार में थे, नयन ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी कोहनी पकड़ ली, जिससे उनके विचार वापस आ गए। उन्होंने अपना सिर उठाया और सभी को देखा। वे सब उसे घूर रहे थे और वह चकित होने में मदद नहीं कर सका। उन्होंने तुरंत ध्रुव तारा की महान रहस्य का उपयोग करके सीधे हर किसी की यादों को निकाला। तभी उन्हें समझ में आया कि क्या हो रहा था। पुस्तकालय का विस्तार। गुप्ता परिवार के साथ मिलकर महाराजा काल का नक्शा चुराते समय पुस्तकालय में कुछ बूढ़े लोगों को मारना। अब पुस्तकालय को तत्काल और अधिक प्रबंधन कर्मियों को जोड़ने की आवश्यकता थी। आर्यन जैसे लोग स्वाभाविक रूप से उम्मीदवारों में से एक बन जाएंगे। अन्य प्रबंधकों के पास भी स्वाभाविक रूप से योग्यता थी। अब उसके लिए ऊपर जाने और एक अभियान भाषण देने का समय था। आर्यन ने हल्के से खांसा और सभी की नजरों के तहत मंच पर चले गए। उन्होंने बस इतना कहा, हर किसी के विश्वास और निदेशक के विश्वास के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि मैं अभी भी जवान हूं। अन्य वरिष्ठ कार्य अनुभव और गतिविधियों के आयोजन के मामले में मुझसे बेहतर हैं, इसलिए मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करूंगा। अभिवादन में थोड़ा सिर हिलाते हुए आर्यन फिर से हर किसी की परप्लेक्स्ड नजरों के तहत मंच से नीचे चले गए। मिश्रा परिवार ने कुछ आश्चर्य के साथ आर्यन की पीठ को देखा, जैसे कि वह उम्मीद नहीं करती थी कि आर्यन वास्तव में इतना स्वतंत्र और आसान होगा। उस बच्चे का स्वभाव अद्भुत था। यह एक दया थी कि उसने अपनी आत्मा को नहीं जगाया, अन्यथा वह निश्चित रूप से मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर काफी अच्छा होगा। हालांकि चुनाव को अभी भी जारी रखना था। धन्यवाद आर्यन। अगला रानी परिवार है। मर्दानी सुश्री रानी आर्यन जितनी विनम्र नहीं थी। वह सीधे निदेशक और सभी को धन्यवाद देने के लिए ऊपर गईं। हर बार जब वह धन्यवाद देती थीं और झुकती थीं, तो उनका कॉलर स्वचालित रूप से नीचे लटक जाता था। वे घूरने में मदद नहीं कर सके, लेकिन वे भी शर्मिंदा थे। अगर गुंजन यहाँ होता तो वह शायद पहले ही सीटी बजाना शुरू कर चुका होता। नयन कम आवाज में पूछने में मदद नहीं कर सका, प्रबंधक आर्यन, तुम चुनाव के लिए क्यों नहीं दौड़ रहे हो? अगर चुनाव सफल होता है तो क्या पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्राप्त करना अच्छा नहीं होगा? अगर तुम्हें एक और पदोन्नति मिलती है तो तुम्हें पर्यवेक्षक होना चाहिए, है ना? आर्यन ने सिर हिलाया। मुझे दिलचस्पी नहीं है। केवल 3 पर्यवेक्षक पद थे, लेकिन कार्यालय के लिए 8 या 9 लोग दौड़ रहे थे। रानी परिवार के बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पूरे पुस्तकालय में खुद और नयन के अलावा जो उसके हाथों में नहीं गिरे थे, दूसरों का उसके साथ कम या ज्यादा संबंध था। वह एक महिला थी जो अनगिनत पहाड़ों पर खड़ी थी। भले ही वह नीचे लेटी हुई थी, वह दूसरों की तुलना में अधिक लोकप्रिय थी। बहुत से लोग थे जो उसके बराबर थे। अगर वह ऊपर नहीं जाती तो न्याय इसकी अनुमति नहीं देगा। शेष उम्मीदवारों में से उनमें से एक निदेशक का जूनियर था और उसे ऊपर भेजे जाने की गारंटी थी। भाषण देने के लिए ऊपर जाना सिर्फ एक औपचारिकता थी।
दूसरे शब्दों में केवल एक ही स्थान बचा था। आर्यन उनसे पद छीनने के लिए परेशान नहीं हो सकते थे। इसके अलावा क्या होगा अगर वह इसे छीनने में कामयाब रहे? उसे अपने वेतन को थोड़ा और बढ़ाना होगा, लेकिन उसे और अधिक मामलों का प्रबंधन करना होगा। उसे उच्च अधिकारियों की बैठक की चिंताओं को व्यक्त करने के लिए हर दिन बैठकें करनी होंगी। अगर कोई परेशानी थी तो उसे आगे बढ़ना होगा। एक अतिरिक्त 1000 से 2000 रुपये कमाने के लिए उसे दूसरों के लिए अपनी जवानी खरीदनी पड़ी। ऐसा केवल एक मूर्ख ही करेगा। नयन के चेहरे ने प्रशंसा का एक रूप प्रकट किया, जैसा कि प्रबंधक आर्यन से उम्मीद की गई थी, जिसकी उन्होंने सबसे ज्यादा प्रशंसा की। वह पदोन्नति और वेतन वृद्धि से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए थे। जो लोग प्रसिद्धि और भाग्य के प्रति उदासीन थे, वे वास्तव में बहुत कम थे। उनके जैसे किसी व्यक्ति के साथ जो प्रसिद्धि और भाग्य की परवाह नहीं करता था और जो लालची नहीं था, वह निश्चित रूप से एक अच्छा नेता होगा। एक बार जब उसने फैसला कर लिया था तो वह उसके लिए वोट करेगा। आर्यन के बोलने के बाद वह डेज में रहना जारी रखते थे, बैठक खत्म होने का इंतजार करते थे ताकि वह वापस जा सकें और पढ़ सकें। हालांकि परिणाम ने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। पहले 2 भविष्यवाणियां सही थीं। एक रानी परिवार थी और दूसरा निदेशक के परिवार में जूनियर था। हालांकि तीसरा वास्तव में वह था। जब वह परिणाम बाहर आया तो आर्यन अवाक रह गए। उनका चेहरा भ्रम और संदेह से भरा हुआ था। क्या उन लोगों के दिमाग में कोई समस्या थी? उन्होंने पहले ही बहुत सरलता से कहा था। वह एक पर्यवेक्षक नहीं बनना चाहते थे, वह केवल एक प्रबंधक बनना चाहते थे। वह हर दिन किताबें पढ़ सकते थे और खुद में सुधार कर सकते थे। इसे अस्वीकार करना बेहतर था। आखिरकार एक अधिकारी बनना बहुत बड़ा और परेशानी भरा था। आर्यन हमेशा एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्हें परेशानी पसंद नहीं थी। मिश्रा परिवार ने आर्यन की ओर देखा और मुस्कुराए। लगता है कि छोटे आर्यन हर किसी के दिलों में काफी लोकप्रिय हैं। जब ऐसा है तो मुझे लगता है कि तीसरा पर्यवेक्षक तुम ही होने चाहिए। इसके अलावा इस बार पुस्तकालय के सुधार के बाद पर्यवेक्षक का वेतन भी तदनुसार बढ़ाया जाएगा। ये प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक होगा। इसे इस महीने से लागू किया जाएगा। आर्यन एक पल के लिए चुप थे। क्यों नहीं, इसे पहले कुछ दिनों के लिए आजमाएं। अगर यह वास्तव में संभव नहीं था तो इसे अस्वीकार करने का विकल्प चुनें। आखिरकार 5,000 रुपये सिर्फ 1,000 या 2,000 रुपये नहीं थे। उन्हें अभी भी कुछ चेहरे देने चाहिए। आज की बैठक यहाँ समाप्त होती है। अगर कुछ ऐसा है जो हर कोई नहीं समझता है तो आप इसे अब ला सकते हैं। नहीं, आर्यन ने हर किसी के साथ चिल्लाया। मिश्रा परिवार ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। ठीक है, जब ऐसा है तो आइए हम अपने अपने क्षेत्रों में जाएं। थोड़ी देर में श्रमिक किताबें ले जाएंगे। आप सभी उन पदों को निर्देशित करने के प्रभारी होंगे जहां किताबें रखी जाती हैं और उनका विस्तार से स्टॉक लेते हैं। कोई गलती न करें। हाँ, लक्षित। जयमंगला शहर के केंद्र में राज्यपाल के हवेली में फिलहाल अपरिचित मेहमानों का एक समूह आ गया था। श्रीमान शर्मा, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। जयमंगला शहर के वर्तमान राज्यपाल कुमार परिवार पहले से ही अपने सचिव और जयमंगला शहर के प्रबंधन के साथ वहां इंतजार कर रहे थे। कुमार परिवार जयमंगला शहर में एक प्रमुख परिवार का वंशज था और अजय परिवार उसका जैविक चाचा था। उनकी साधना ऊंची नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद शहर के प्रशासन का प्रबंधन करने के लिए अपने मस्तिष्क, दूरदर्शिता और निर्णायकता का उपयोग किया। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 9 प्रांतों में बहुत अधिक भूमि थी और क्षेत्र विशाल था। कई शहर भी थे। 9 प्रांतों में हर शहर को उच्च साधना वाले राज्यपाल के साथ मिलान करने का कोई तरीका नहीं था। शक्तिशाली मार्शल कलाकारों के विशाल बहुमत को सामने की लाइनों पर भेजा गया था। जयमंगला मार्शल आर्ट्स अकादमी के निदेशक, जयमंगला पुस्तकालय के निदेशक और जयमंगला गैरिसन के कमांडर के 3 विशेष पदों को ही महागुरु रैंक और उससे ऊपर के मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञों से भरा जाएगा। सख्ती से बोलते हुए ये दुनिया भर के बाकी क्षेत्रों में भी सामान्य स्थिति थी। आखिरकार मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ वास्तव में 10,000 में से एक थे। अगर किसी ने विशुद्ध रूप से अपनी सामाजिक स्थिति की ताकत और कमजोरी को निर्धारित करने के लिए अपने मार्शल आर्ट्स की ताकत पर भरोसा किया तो इसका सीधा परिणाम नैतिकता के नुकसान में होगा। एक अत्यंत असमान समाज का निर्माण होगा जहां मजबूत कमजोर पर शिकार करते हैं। फिर मनुष्यों के बीच उन्हें एक दूसरे से अलग किया जाएगा और विनाश के कगार पर होगा। श्रीमान राज्यपाल, इस बार हम 9 प्रांतों के गठबंधन के मुख्यालय की उम्मीदों के साथ आए हैं। चाहे कुछ भी हो, हमें जयमंगला शहर को एक उच्च स्तरीय शहर में विकसित करना होगा। राज्यपाल के चेहरे पर खुशी छिपी नहीं जा सकी। हमारा जयमंगला शहर लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा है। विस्तृत योजना के लिए आइए अंदर चलें और बात करें। ठीक है, कृपया अंदर आइए, कृपया अंदर आइए। हर किसी के राज्यपाल के हवेली में प्रवेश करने और पूरे 2 घंटे तक चर्चा करने के बाद पूरी बैठक समाप्त हो गई और जयमंगला शहर की अगली विकास योजना की पुष्टि की गई।
बैठक के बाद हर कोई तितर बितर हो गया और जयमंगला शहर के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया। विशाल बैठक कक्ष में केवल श्रीमान शर्मा और राज्यपाल बचे थे। श्रीमान शर्मा ने अपना सोने के रिम वाला चश्मा उतार दिया और लापरवाही से उसे पूछते हुए राज्यपाल पर एक नजर डाली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मेरे आने से पहले मुख्यालय का मेरे लिए एक निजी मिशन था। उन्होंने मुझसे तुम्हें कुछ बताने के लिए कहा। राज्यपाल चकित थे और तुरंत एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, श्रीमान शर्मा, कृपया मुझे बताइए। कुछ महीने पहले जयमंगला शहर में अफवाहें थीं कि एक महागुरु की साधना के साथ 2 मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ थे। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? राज्यपाल ने सिर हिलाया। जयमंगला शहर में हर कोई इसके बारे में जानता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं भी जानता हूँ। मुख्यालय का अनुरोध उन दोनों व्यक्तियों की पहचान का पता लगाना है। तुम जानते हो, 9 प्रांतों की भूमि में किसी भी बल को दिखाई देने की अनुमति नहीं है जो गठबंधन के नियंत्रण में नहीं है। बेशक, अगर हम उसे 9 प्रांतों के लिए काम करने के लिए गठबंधन में भर्ती कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। राज्यपाल थोड़ा परेशान थे। इस तरह के बेकार मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ सिस्टम द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहते थे। अगर वे गठबंधन में शामिल होना चाहते थे तो वे बहुत पहले शामिल हो गए होते। हालांकि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया था, जिसका मतलब था कि वे शक्ति के लिए लालची नहीं थे। अगर वह उन्हें खोजने गया और वे इससे सहमत नहीं हुए तो वह उनके लिए परेशानी पैदा कर रहा होगा। उन्होंने जयमंगला शहर को कुछ बार बचाया भी था। अगर वह ऐसा करता तो वह उन्हें एक कोने में मजबूर कर रहा होता। श्रीमान शर्मा, मुझे डर है कि इस मामले को हल करना थोड़ा मुश्किल होगा। सबसे पहले, दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली है और उनका ठिकाना अज्ञात है। मेरे लोगों के लिए उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। दूसरे, इन कठिन समयों में अगर उनके लिए नहीं होता तो जयमंगला शहर को भारी नुकसान उठाना पड़ता। आप कह सकते हैं वे जयमंगला शहर के उपकारक हैं। मैं कुमार परिवार। इससे पहले कि राज्यपाल खत्म कर पाते, उन्हें बाधित कर दिया गया। यह मत भूलो, तुम भी गठबंधन के राज्यपाल हो। सार्वजनिक मामलों के बारे में बात करना टैबू है। पहली बात जो तुम्हें सोचनी चाहिए वह गठबंधन के हित हैं। कुमार परिवार का दिल कांप गया और अंत में वह केवल असहाय रूप से अपना सिर झुका सकता था। हाँ, ये देखकर कि कुमार परिवार आज्ञाकारी था, श्रीमान शर्मा का स्वर भी नर्म हो गया। श्रीमान राज्यपाल, मैं भी उनके बारे में सोच रहा हूँ। चूंकि उनके पास ऐसी शक्तिशाली ताकत है तो उन्हें स्वाभाविक रूप से 9 प्रांतों में योगदान देना चाहिए। ये कुछ साल सामने की लाइन पर स्थिति गंभीर है। अगर 2 और प्रमुख संघ होते तो ये बहुत मदद होती। अगर वे योगदान देने के लिए तैयार हैं तो 9 प्रांतों का गठबंधन निश्चित रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। पैसा, शक्ति, महिलाएं, दुनिया के सभी धन और सम्मान उनके पास उतना ही होगा जितना वे चाहते हैं। यह उनके और हर किसी के लिए एक जीत जीत की स्थिति है। मैं समझता हूँ, ये सबसे अच्छा है कि तुम करो। इसके अलावा पुस्तकालय पर छापा मारने का मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है। महाराजा काल का नक्शा बहुत महत्व का है। हमें इस मामले की जांच करनी चाहिए और इसकी तह तक जाना चाहिए। लापता गुप्ता परिवार एक प्रमुख संदिग्ध है। उसे एक सुराग के रूप में उपयोग करें और पूरे पुस्तकालय की अच्छी तरह से जांच करें। हमें महाराजा काल का नक्शा वापस लाना होगा। हाँ, आर्यन की तरफ, उन्होंने श्रमिकों को किताबें लाने का निर्देश दिया। आधे दिन तक काम करने के बाद उन्होंने आखिरकार सभी नई किताबों की व्यवस्था कर दी थी। उन सभी किताबों में से कुछ नई नहीं थीं। उनमें से कुछ पुस्तकालय द्वारा नए खरीदे गए थे, जबकि अन्य को अन्य प्रांतों में पुस्तकालयों द्वारा दान किया गया था। उस तरह से आर्यन के पास पढ़ने के लिए बहुत सारी नई किताबें होंगी। वह पर्यवेक्षक था, हालांकि वह अभी भी 3री मंजिल पर था। पुस्तकालय के विस्तार के कारण जिस क्षेत्र का वह प्रबंधन करता था वह पहले से ही पूरी 3री मंजिल जितना बड़ा था। नयन ने उनका अनुसरण किया और उनका व्यक्तिगत सहायक बन गया। हालांकि वह बच्चा, हम पुरुष को महिला से अलग करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वह अभी भी एक अच्छा व्यक्ति था और काफी मेहनती था। आर्यन ने बाकी के कार्यों को अपने नीचे के प्रबंधकों को आवंटित किया, जबकि वह खुद एक हाथ से मुक्त पर्यवेक्षक बन गए। उन्होंने शांति से किताबें पढ़ी और काफी आरामदायक जीवन जिया। उन्होंने ये भी समझना शुरू कर दिया कि शक्ति ने और अधिक लाभ लाए। यह अनगिनत अदृश्य हाथों और पैरों की तरह था। तुम्हें केवल अपना मुंह हिलाने की आवश्यकता थी और ये तुम्हें कई चीजें पूरा करने में मदद करेगा। वह बिंदु कुछ हद तक एक आध्यात्मिक साधना की तरह था, लेकिन अंतर यह था कि एक आध्यात्मिक साधना को अभी भी किसी की प्राणिक ऊर्जा का उपभोग करने की आवश्यकता थी। शक्ति, दूसरी तरफ, किसी को दूसरों से बेहतर बनाती थी और इसमें नियंत्रण की एक इनएक्सप्लिकेबल भावना भी थी। भले ही आर्यन दूसरों को धमकाते नहीं थे, फिर भी दूसरे लोग उनके साथ अनुग्रह करना चाहते थे और उनके लिए काम करने के लिए पहल करते थे। ये शक्ति का आकर्षण था। 2 दिनों तक पढ़ने के बाद आर्यन ने 2 और बुनियादी उपचार तकनीकों को एकत्र किया। उस तरह वह पहले ही 9 बुनियादी उपचार साधनाओं के स्तर तक पहुंच चुके थे।
दिव्य आत्मा की स्वर्ण पुस्तक में कागज के 9 टुकड़े जो उपचार साधना के साथ मुद्रित थे, पहले से ही एक बेहोश सुनहरा चमक निकलना शुरू कर रहे थे। इसका मतलब था कि एक और बुनियादी उपचार साधना के साथ वह एक शीर्ष स्तरीय उपचार साधना को संश्लेषित करने में सक्षम होंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब समय आएगा, भले ही उसे अपनी बाहों और पैरों को एक बड़ी छेद के साथ तोड़ दिया गया हो, जब तक कि वह अभी भी सांस ले रहा था, वह अपनी चोटों को जल्दी से ठीक करने में सक्षम होगा। यह ऐसा था जैसे उसने एक अमर धोखा कोड सक्रिय कर दिया था। यह एक मुफ्त और असीमित नवीनीकरण भी था। सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही वह खुश महसूस करने लगा। हालांकि जब वह एक किताब पढ़ रहा था तो एक बड़ा हाथ अचानक उसके कंधे पर थपथपाया। पुराना आर्यन, तुम्हें पदोन्नत किया गया है तो तुम अभी भी क्यों पढ़ रहे हो? पुराना आर्यन, तुम जहरीले दूध हो। आर्यन मुड़ गए और गुंजन की ओर देखा, जो एक वर्दी पहने हुए था। तुम ठीक से काम करने के बजाय मेरे स्थान पर क्यों आए? मैं काम कर रहा हूँ। मेरे कुछ सहयोगी और मैं 2 दिन पहले पुस्तकालय में डकैती के मामले की जांच करने के लिए यहाँ हैं। क्या पुराना गुप्ता परिवार भी लापता नहीं है? उच्च अधिकारियों को संदेह है कि यह वही था जिसने ऐसा किया था। वर्तमान में वे पहली मंजिल पर गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं। मैंने सुना कि तुम्हें पदोन्नत किया गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए चुपके से ऊपर आया। आर्यन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि गुप्ता परिवार का मामला सबसे अधिक पाया जाएगा। आखिरकार वह उसके बाद गायब हो गया था। जब तक किसी का दिमाग बेवकूफ नहीं था, वे मूल रूप से उस पर संदेह करेंगे। हालांकि आर्यन चिंतित नहीं थे। उनके और गुप्ता परिवार के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, इसलिए कोई भी उन पर संदेह नहीं करेगा। मैं बहुत ईर्ष्यापूर्ण हूँ। मैं अभी अभी चला गया हूँ और तुम केवल थोड़ी देर के लिए यहाँ रहे हो। पलक झपकते ही तुम्हें 2 स्तरों को पदोन्नत किया गया है। तुम्हारा वेतन 3000 से अधिक से बढ़कर 10,000 हो गया है। अगर मैं उस समय नहीं गया होता तो मैं अब तुम्हारे समान स्तर पर होता। मैं निश्चित रूप से एक पर्यवेक्षक होता। क्या तुम भी विशेष प्रशिक्षण शिविर नहीं लेने जा रहे हो? मैंने सुना है कि विशेष प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश करने के बाद तुम्हारा वेतन एक साधारण गैरिसन सदस्य की तुलना में कई गुना अधिक होगा। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? मैं अभी भी रात में वैचारिक संघर्ष कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि महिलाओं में क्या गलत है? शादी से पहले वे आज्ञाकारी और डॉसाइल थीं। शादी के बाद वे सब अपनी माताओं की तरह थीं। यह नहीं चलेगा, वह भी नहीं चलेगा, आर्यन ने बेहोशी से कहा। यह बहुत सामान्य है। शादी से पहले आज्ञाकारी और डॉसाइल होना एक लड़की का स्वभाव है। वह युवा और भोली थी। उसे केवल प्यार की सुंदरता का स्वाद लेने की आवश्यकता है और परिणामों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतम वह टूटने के बाद कुछ दिनों तक रोएगी। शादी के बाद कई प्रतिबंध एक लड़की का एक महिला बनने का स्वभाव है, क्योंकि उसे अपने घर की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई दुर्घटना नहीं होगी। तुम उसे झगड़ालू होने के लिए नापसंद करते हो, लेकिन तुमने कभी नहीं सोचा कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो उसकी दुनिया ढह जाएगी। क्योंकि अभी तुम उसके लिए सब कुछ हो। तुम काफी सही हो। गुंजन मूर्खता से हंसा। उस दुनिया में उसके माता पिता के अलावा कोई और था जो उसकी ईमानदारी से परवाह करता था। यही खुशी का सच्चा अर्थ था। उसने भविष्य में अपनी पत्नी के साथ बेहतर व्यवहार करने का फैसला किया था। वह हर महीने 100 रुपये कम बर्बाद करेगा। जब ऐसा है तो मैं उसके साथ संवाद करने का एक अवसर ढूंढूंगा। महीने के अंत में उसकी और दिव्या की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। जब समय आएगा, क्या तुम स्नातक समारोह में जाओगे? नहीं, चलो भी। क्या तुम हर दिन पुस्तकालय में पढ़ते हुए ऊब महसूस नहीं करते? तुम कोशिश क्यों नहीं करते अगर तुम्हारे पास समय है? मुझे नहीं लगता कि तुमने अपने जीवन में कभी कोई किताब पढ़ी है। ये कहने के बाद आर्यन ने अपना सिर नीचे किया और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। गुंजन ने किताब को बाहर निकाला, इसे बंद कर दिया और कवर को देखा। पढ़ना और पढ़ना। तुम यहाँ पूरे दिन पढ़ते हुए छिपते हो। तुम अपनी सिंगलहुड से कब बाहर निकल पाओगे? राम शैली स्थायी उपचार तकनीक। पुराना आर्यन, तुम फिर से उपचार तकनीकों को क्यों पढ़ रहे हो? क्या तुम एक दानव स्वामी बनना चाहते थे, इसलिए आध्यात्मिक साधना पढ़ रहे थे? बिल्ली भाग गई। मुझे पता था, तुम्हारी बिल्ली ऐसा नहीं कर सकती। उसकी गुणवत्ता बहुत हीन है। उस तरह की चीज में एक कम आईक्यू और एक कम विकास सीमा होती है। अब ये भी भाग गया और तुम्हारा सारा भोजन मुफ्त में खा गया। अगर तुमने पहले मेरी बात सुनी होती और मेरे दोस्त से एक कम बाघ वर्ग राक्षस खरीदने के लिए कुछ पैसे खर्च किए होते तो तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो सकते थे। आर्यन ने किताब वापस ले ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वैसे भी सिर्फ खेल रहा हूँ। मुझे अब उपचार साधना का अभ्यास करना काफी अच्छा लगता है। तुम्हारी उपचार तकनीक का प्रशिक्षण कैसा चल रहा है? क्या ये ठीक है? अगर ऐसा है तो मुझे ठीक करने में मदद करो। मुझे नहीं पता कि क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं हाल ही में बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन सुबह में मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। अतीत में जब मैं हर सुबह उठता था तो मैं हमेशा सीधा होता था।
आर्यन ने अपनी भौहें थोड़ी उठाईं। रोहिणी अब पहले से ही गर्भवती है। तुम दोनों के लिए रात में एक साथ होना असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम फिर से लाल रोमांस गए हो? गुंजन, अगर तुमने अतीत में खेला तो ये ठीक है। आखिरकार तुम अकेले थे, लेकिन अब जब तुम्हारा एक परिवार है तो तुम्हारे लिए फिर से ऐसा करना बहुत ज्यादा होगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं हर दिन काम पर अपने ससुर के साथ बैठता हूँ और काम के बाद घर जाता हूँ। मुझे लाल रोमांस जाने का समय कैसे मिलेगा? यह शायद इसलिए है क्योंकि तुमने अतीत में खुद को नियंत्रित नहीं किया और अपने शरीर को चोट पहुंचाई। तुम्हारी किडनी कमजोर हैं। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था कि तुम नहीं जानते कि जब तुम जवान होते हो तो ये कितना कीमती होता है और तुम निश्चित रूप से अपनी बुढ़ापे में रोओगे। अब जब तुम केवल 20 के दशक में हो, तुम भले ही उसने ऐसा कहा, फिर भी उसे अपने अच्छे दोस्त की मदद करनी पड़ी। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया और गुंजन की कलाई पर अपना हाथ रखा। उपचार साधना करने के लिए प्राणिक ऊर्जा का एक धागा डाला। वास्तव में वह गुंजन को ठीक करने के लिए प्राणिक ऊर्जा को पूरी तरह से जारी कर सकता था, लेकिन उसने आउटसाइडर्स के सामने अपनी साधना प्रदर्शित नहीं की। वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से गुंजन को त्वरित तरीके से ठीक करने के लिए प्राणिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था। कमजोर प्राणिक ऊर्जा उपचार साधना के माध्यम से गुंजन की नाड़ियों के माध्यम से प्रसारित हुई। बहुत जल्द गुंजन की आंखें चमक उठीं। पुराना आर्यन, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। अरे अरे देखो, मैं फिर से ऐसा कर सकता हूँ। गुंजन ने उस तंबू को देखा जो ऊंचा उठाया गया था और वह उत्साह के साथ नाच रहा था। पुराना आर्यन, तुम्हारी यह विधि वास्तव में अच्छी है। भविष्य में अगर पुस्तकालय की बात काम नहीं करती है तो तुम एक उपचार स्वामी का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हो और एक क्लिनिक या कुछ और खोल सकते हो। आर्यन ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर मुझे जल्दी से ठीक होने में मदद करो। बाद में वे मुझसे पूछताछ करने के लिए तीसरी मंजिल पर आएंगे। मुझे अभी भी उनके साथ नोट्स लेने होंगे। आर्यन ने अपने हाथों को फैलाया। तुम इससे कैसे ठीक होते हो? मैंने उपचार साधना का उपयोग किया, कोई अन्य चाल नहीं। ये वर्तमान में अपनी सबसे स्वस्थ स्थिति में है। मैंने कोई अन्य साधना नहीं सीखी है जो तुम्हारी उस समस्या में मदद कर सकती है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तुम केवल वापस जा सकते हो और अपनी पत्नी को देख सकते हो। गुंजन अवाक रह गया। तो मेरे बारे में क्या? मैं अब काम पर हूँ। तो तुम इसे पहले क्यों नहीं तोड़ते? जब तुम काम से छुट्टी लेते हो तो मैं तुम्हें ठीक करने के लिए उपचार साधना का उपयोग करूंगा। फिर यह सामान्य हो जाएगा। पुराना आर्यन, तुम्हारे दादा को चोदो। तुम सिर्फ जहरीले दूध हो। ये कहने के बाद उसने मेज से 2 टिश्यू पेपर के टुकड़े लिए और जल्दी से पुरुषों के शौचालय की ओर भागा। आधे घंटे बाद जब गुंजन ने अपने हाथों को रगड़ा और शौचालय से बाहर चले गए तो तीसरी मंजिल पर पूछताछ पहले ही पूरी हो चुकी थी। उसके थोड़े पीले चेहरे को देखकर, जैसे कि उसके शरीर को फिर से खोखला कर दिया गया था, कोई बता सकता था कि आर्यन की उपचार साधना अब प्रभावी नहीं थी। सौभाग्य से अन्य सहयोगियों ने कुछ भी नहीं कहा और गुंजन ने आखिरकार राहत की सांस ली। पुराना आर्यन, हमने यहाँ अपनी पूछताछ पूरी कर ली है, इसलिए हम पहले टीम में वापस जाएंगे। अगर तुम्हारे पास कोई सुराग है तो मुझे बताने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। एक इनाम है। आर्यन ने सिर हिलाया। इसके अलावा हमारी टीम को जैमेंगला शहर के 2 रहस्यमय मार्शल कलाकारों को देखने के लिए कहा गया है। अगर तुम्हारे पास उनके बारे में कोई सुराग है तो मुझे भी बताओ। यह इनाम विशेष रूप से उच्च है। जब तक तुम सही सुराग प्रदान करते हो, इनाम 200,000 रुपये है। मैं समझता हूँ, आर्यन ने जवाब दिया, लेकिन उनका दिमाग फिर से सक्रिय होने में मदद नहीं कर सका। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा इतनी जल्दी होगा। हालांकि उनकी साधना पहले खराब नहीं थी, वह सबसे अधिक एक महागुरु थे। प्रभाव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था और अन्य स्थान उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। जैमेंगला शहर विशेष रूप से उसे खोजने के लिए इतनी दूर नहीं जाएगा। हालांकि महाराजा काल का क्लोन भी नष्ट हो गया था। सत्ता में उन लोगों को निश्चित रूप से उसके अस्तित्व पर ध्यान देना होगा। वे सिर्फ एक महागुरु रैंक मार्शल कलाकार को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। नयन का रहस्य, लगता है कि मुझे भविष्य में एक लो प्रोफाइल रखना होगा। आर्यन ने बड़बड़ाया। वह आसानी से कल्पना कर सकता था कि अपनी पहचान को उजागर करने से प्राप्त लाभ नुकसान से बहुत कम थे। गठबंधन उसे क्या दे सकता है? ये साधना संसाधनों, शक्ति, स्थिति, पैसे, महिलाओं के अलावा कुछ भी नहीं था। शक्ति, स्थिति और पैसे, महिलाएं सभी फ्लीटिंग क्लाउड थे। जब तक किसी की साधना काफी मजबूत थी, वे जितना चाहें उतना पा सकते थे। हालांकि अगर किसी की साधना चली गई थी तो वे तुम्हें 1 मिनट में छोड़ देंगे। जो एकमात्र चीज कीमती थी वह साधना संसाधन थे। हालांकि आर्यन को दूसरों की तरह साधना करने के लिए संसाधनों के ढेर की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें केवल एक किताब पढ़ने की आवश्यकता थी और उनकी दिव्य आत्मा की स्वर्ण पुस्तक स्वचालित रूप से साधना करेगी। उस तरह जो एकमात्र चीज उपयोगी थी वह बेकार हो जाएगी।
इसके अलावा गठबंधन को क्या चाहिए था? यह उसके लिए सामने की लाइन पर जाने के लिए हो सकता है। यह उसके लिए शिष्यों के एक समूह को पढ़ाने के लिए भी हो सकता है। यह उसके लिए उनके लिए कुछ गुप्त ऑपरेशन करने के लिए भी हो सकता है, जैसे कि अन्य राज्यों के मार्शल कलाकारों के साथ निपटना, हत्या करना या खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। वे सभी चीजें थीं जो घातक हो सकती थीं। उनकी वर्तमान साधना लौकिक चौथे ग्रेड एक महान महागुरु में थी। हालांकि वह एक उच्च ग्रेड के दुश्मनों को मार सकता था, वह सबसे अधिक केवल एक चरम महान महागुरु या किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ सकता था जिसने अभी अभी दिव्य संघ में कदम रखा था। उस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग थे जो दिव्य संघ की महान पूर्णता तक पहुंच चुके थे, साथ ही इसके ऊपर के अस्तित्व भी थे। आर्यन पहले से ही परिणाम देख सकते थे। अपनी पहचान का खुलासा करने के बाद उसके लिए प्रस्ताव को अस्वीकार करना असंभव होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि 9 प्रांतों में उनके अपने शीर्ष स्तरीय मार्शल कलाकार थे जो सीधे किसी की आत्मा को ब्रांड कर सकते थे या ऐसा कुछ है। तो क्या होगा अगर वह एक महान महागुरु था? उसे अभी भी एक आज्ञाकारी कुत्ता होना होगा। आर्यन अपनी नियति को दूसरों के हाथों में नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि वह इसे अपने पूरे जीवन के लिए छिपाना चाहते थे, लेकिन कम से कम उसे इसे प्रकट करने से पहले अजेय होने तक इंतजार करना पड़ा, है ना? उन महागुरुओं और प्रमुख संघों में से कौन 30 या 40 के दशक में नहीं थे? वे केवल 50 या 60 के दशक में प्रसिद्ध होंगे। वह केवल 20 के दशक में था और उसके आगे एक लंबा जीवन था। वह पहले पुस्तकालय में रहेगा और 8 से 10 साल तक इसे देखेगा। स्वर्ण पुस्तक की साधना गति के साथ उन्होंने अनुमान लगाया कि उस समय तक वह सबसे अधिक दिव्य संघ के ऊपर होंगे। अद्भुत। आर्यन अपने परिपक्व स्वभाव से बेहद ग्रेटिफाइड थे। यह उनके 2 जीवन काल के अनुभव के कारण भी था कि उनकी आत्मा काफी परिपक्व थी। वह कुछ युवा बच्चों की तरह नहीं थे जिनके बाल भी अभी तक नहीं उगे थे। वे दिखावा करना शुरू कर देंगे जब उनके पास थोड़ी क्षमता होगी और वे अहंकारी होंगे। अंत में उन्हें मच्छरों की तरह स्वॉट किया जाएगा। डिंग, घंटी की ध्वनि बज गई, जिससे आर्यन अपने गहरे विचारों से जाग गए। नयन अपने हाथों में दस्तावेजों के एक मोटे ढेर के साथ चले गए। लंबे समय तक इन्वेंटरी लेने के बाद वह शायद काफी थका हुआ था। उसका छोटा चेहरा लाल हो गया था और उसके बाल पसीने में भीग गए थे। पर्यवेक्षक आर्यन, मैंने इन्वेंटरी लेना खत्म कर दिया है। सभी किताबों को पंजीकृत किया गया है। मैं दोपहर में काम पर वापस जाऊंगा और उन्हें कंप्यूटर में इनपुट करूंगा। तुम्हारे कठिन काम के लिए धन्यवाद। नयन ने धीरे से मुस्कुराया। पर्यवेक्षक ने पहले ही मुझे पदोन्नत कर दिया है। बेशक, मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी ताकि मैं पर्यवेक्षक की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। आर्यन ने किताब बंद कर दी और शांति से कहा, चलो चलते हैं। तुमने आधे दिन तक कड़ी मेहनत की है। आइए आज दोपहर के भोजन के लिए बाहर चलें। मैं तुम्हें दावत दूंगा। मुझे पर्यवेक्षक को दावत देने दो। मैं पर्यवेक्षक को दावत कैसे दे सकता हूँ? चापलूसी करना बंद करो, मुझे ये पसंद नहीं है। नयन ने अपनी छोटी जीभ निकाली और अपने हाथ में दस्तावेजों को नीचे रखा। वह आर्यन का अनुसरण करते हुए पुस्तकालय से बाहर चला गया। आर्यन कंजूस नहीं थे। चाहे कुछ भी हो, उन्हें पदोन्नत किया गया था। उनके पास कुछ नेतृत्व गुण होने थे। इसलिए वह नयन को मसालेदार गर्म पात्र की एक बड़ी दावत खाने के लिए ले गए। भाग उनके 1 महीने के किराए के बराबर थे। फुफकार। नयन ने बस कुछ मुंह खाए थे जब वह इतना मसालेदार था कि उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसका मूल रूप से रोज ही छोटा चेहरा और भी लाल हो गया। उन्होंने अपने छोटे हाथ को हिलाया और अपने छोटे मुंह को पनखा किया जबकि उन्होंने जल्दी से खुद के लिए मुंह धोने के लिए पानी डाला। अगर यह एक सामान्य लड़का इस तरह का काम कर रहा होता तो अनगिनत पुरुष और महिलाएं बहुत पहले ही उल्टी कर चुके होते। हालांकि नयन के काम ने वास्तव में दुकान में खा रहे काफी लड़कों को चुपके से झांकने का कारण बना दिया। आर्यन थोड़ा अवाक थे। उस व्यक्ति का रूप वास्तव में बहुत विनाशकारी था। सामान्य परिस्थितियों में अगर एक लड़का बहुत स्त्री था तो वह निश्चित रूप से बहुत से पुरुषों और यहां तक कि महिलाओं को असहज कर देगा। हालांकि नयन अलग था। उसमें वास्तव में एक स्वभाव था जो एक महिला का था। वह शैतानी नहीं था, उसमें पवित्रता का एक संकेत भी था। वह बिल्कुल भी प्रिटेंशियस नहीं था। वह वास्तव में उस तरह के अस्तित्व से संबंधित था जो एक महिला की नौकरी छीन लेगा। पफ, बहुत मसालेदार। केवल एक मुंह पानी पीने के बाद ही वह बहुत बेहतर महसूस कर पाया। उस पल में एक लड़का जो एक छात्र की तरह लग रहा था शर्मीलेपन से चला गया। उसने अपना फोन हिलाया और उसका अभिवादन किया। बहन, क्या मैं तुम्हें वीचैट पर जोड़ सकता हूँ? नयन एक पल के लिए चकित था, इससे पहले कि उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं एक लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ। उन शब्दों और उस आवाज को सुनकर दूसरा पक्ष चकित था। स्पष्ट रूप से उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन बहुत जल्दी उसकी आंखें और भी चमकती हुई लग रही थीं। तो भाई, क्या मैं तुम्हें वीचैट पर जोड़ सकता हूँ? नयन का चेहरा और भी लाल हो गया, लेकिन एक गहरी सांस लेने के बाद उसने अभी भी मना कर दिया।
फिर उसने एक छोटा कटोरा पाया और मिनरल वाटर लिया। मिनरल वाटर को रिंसिंग के माध्यम से उसे भोजन खाना खत्म करने के लिए माना जा सकता था। उन्हें दोपहर में लगभग 2 बजे काम पर जाना था। खाने के बाद वे दोनों काम पर वापस चले गए। एक ट्रैफिक लाइट से गुजरते हुए एक कार ने 3 सेकंड के लिए पीली बत्ती छीन ली और तेजी से गुजरी, एक गुजरती बिल्ली से गुजरते हुए। म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। बिल्ली के शरीर को दूर ले जाया गया और सड़क के किनारे लुढ़क गया। उसकी रीढ़ की हड्डी घायल हो गई थी। वह चिल्लाया और एक ही समय में संघर्ष किया, लेकिन वह उठने में असमर्थ था। नयन तुरंत आगे गया और बिल्ली को उठाया। छोटी बिल्ली, डरो मत, आराम करो। आर्यन ने इस पर एक नजर डाली और एक उपचार साधना का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ने वाले थे जब अचानक नयन के छोटे हाथ ने बेहोश फ्लोरेसेंट प्रकाश की एक परत जारी की। उस फ्लोरेसेंट प्रकाश के उपचार के तहत बिल्ली के बच्चे की चोटें जल्दी से ठीक हो गईं। आर्यन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस पल में वह वास्तव में नयन के शरीर से राक्षस की आभा का एक निशान महसूस कर सकता था। ये बहुत कमजोर था, लगभग कुछ भी नहीं के बराबर। अगर एक और महागुरु यहाँ होता तो वे इसे आसानी से पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकते थे। हालांकि उसने ध्रुव तारा की महान रहस्य की साधना की थी और उसकी मानसिक शक्ति एक महागुरु की तुलना में कई गुना अधिक थी, इसलिए वह इसे एक पल में स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। साथ ही उसकी दिव्य आत्मा की स्वर्ण पुस्तक भी कूद गई। यह एक उपचार साधना था। नयन की उपचार तकनीक एक बुनियादी उपचार साधना थी जो आर्यन के पास वर्तमान में नहीं थी। उन्होंने पहले ही 9 प्रकार की उपचार साधनाओं को एकत्र कर लिया था और अब वह एक शक्तिशाली को संश्लेषित करने में सक्षम होने के लिए आखिरी की कमी कर रहे थे। किसने सोचा होगा कि वह इसे नयन में यहाँ पा सकेगा। हालांकि राक्षस की आभा के साथ क्या था जो अभी अभी नयन के शरीर से एमिनेटेड हुआ था? क्या यह एक बाघ दानव की आत्मा थी? ये सही नहीं था। अगर यह एक बाघ दानव की आत्मा थी तो उसकी आत्मा निश्चित रूप से एक राक्षस के नियंत्रण में होगी। हालांकि उसकी आत्मा शुद्ध थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह राक्षस भगवान संग? आमतौर पर बोलते हुए मनुष्य और राक्षस 2 पूरी तरह से अलग जातियां थीं। हालांकि यह अपरिहार्य था कि कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होंगी। उदाहरण के लिए, अगर एक निश्चित इंसान के पास एक विम्सिकल विचार था या अगर एक निश्चित राक्षस उच्च आत्माओं में था तो कुछ इनएक्सप्लिकेबल होगा। बिल्कुल उनके पिछले जीवन की तरह कीमोथेरेपी के लिए एक अस्पताल में आर्यन ने एक तलाकशुदा महिला को देखा जिसने जिज्ञासा से बाहर, या शायद इसलिए कि वह मांस के बिना बहुत लंबे समय तक चली गई थी कि वह बंजर महसूस करती थी। बस हम किसी भी मामले में अंत में डॉक्टर ने पिल्ला को एक एनेस्थेटिक दिया और उसकी चीज को काटने के लिए एक चाकू का इस्तेमाल किया। तभी इस मामले को सुलझाया जा सकता था। हालांकि एक बहुत गंभीर समस्या थी। राक्षस और जंगली जानवर 2 अलग अलग अवधारणाएं थीं। दोनों राक्षस और मनुष्य प्राणिक ऊर्जा की साधना कर सकते थे, इसलिए एक निश्चित संभावना होगी कि कोई प्रजनन सीमा नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, एक ऐसा अस्तित्व पैदा करना संभव था जिसमें एक इंसान के रक्तरेखा का आधा और एक राक्षस के रक्तरेखा का आधा हिस्सा था। ऐसे अस्तित्व को मनुष्यों द्वारा वर्जित माना जाता था। बेशक आर्यन के विचार में यह इसलिए था क्योंकि मनुष्य डरते थे और ईर्ष्या करते थे, ये सोचकर कि दूसरे पक्ष की प्रतिभा बहुत मजबूत थी। किंवदंती के अनुसार मनुष्यों की साधनाएं राक्षसों से प्राप्त की गई थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि राक्षस स्वर्ग और पृथ्वी की प्राणिक ऊर्जा के साथ संवाद करने की प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे। उनकी रक्तरेखा के भीतर यहाँ तक कि जन्मजात विशेष क्षमताएं भी थीं। मानव साधना उन विशेष क्षमताओं से सीखी गई थीं। हालांकि इंसान अभी भी इंसान थे। उन्हें साधना के लिए साधनाओं पर भरोसा करने की आवश्यकता थी। अगर उनके पास राक्षस की रक्तरेखा होती तो उन्हें साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। वे सीधे अपनी रक्तरेखा में जन्मजात क्षमता को सक्रिय कर सकते थे और स्वचालित रूप से अपनी प्राकृतिक साधना को सक्रिय कर सकते थे। फिर वे खुद से साधना कर सकते थे। उसके अलावा राक्षस की रक्तरेखा ने मनुष्यों की तुलना में प्राणिक ऊर्जा को अवशोषित करना आसान बना दिया। ऐसा कहा जाता था कि उस कारण से इतिहास में कई मनुष्य और राक्षस दिखाई दिए, उस तरह की चीज के कारण। हालांकि बाद में लोगों ने पाया कि हालांकि राक्षस रक्तरेखा का अधिकार बुरा नहीं था और उनकी ताकत तेजी से बढ़ी, एक विशाल छिपा हुआ खतरा था। वह ये था कि राक्षसों के आधे में राक्षसी प्रकृति होगी जिसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। एक बार जब वे नियंत्रण खो देते थे तो मानव आदतों की उनकी समझ के साथ मिलकर उनके द्वारा होने वाला नुकसान शुद्ध नस्ल के राक्षसों की तुलना में भी अधिक होगा। इसलिए राक्षस धीरे धीरे एक वर्जित अस्तित्व बन गए। नयन ने छोटी बिल्ली को थपथपाया। छोटे, तुम भविष्य में और अधिक शरारती नहीं हो सकते। तुम्हें सड़क पार करते समय सावधान रहना चाहिए। म्याऊं। छोटी बिल्ली ने नयन के हाथ की पीठ को कुछ बार चाटा और फिर वह किनारे पर झाड़ियों में हॉपिंग चला गया। नयन खड़ा हुआ और आर्यन पर एक नजर डाली और उसका छोटा चेहरा थोड़ा लाल होने में मदद नहीं कर सका। ये बच्चा वास्तव में मुझे मार रहा है। पर्यवेक्षक, क्या मैं पर्याप्त लड़का नहीं हूँ? उस पल में
ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर हरी बत्ती हरी हो गई। आर्यन ने अपनी नज़र हटाए, अपने हाथों को अपनी जेब में रखा और पुस्तकालय की ओर चलना जारी रखा। ये बुरा नहीं है, आखिरकार तुमने एक आड़ू नहीं खाया और कहा कि यह ठंडा है। नयन जल्दी से चला गया। धन्यवाद सर, मुझे पता है कि मैं वास्तव में काफी लड़की हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों हूँ। फिर भी तुमने कभी मुझ पर हंसा या मुझे धमकाया नहीं। मैं वास्तव में तुम्हारा आभारी हूँ। दूसरों को सम्मान देना अपने आप में एक बहुत सामान्य चीज है। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। नयन की मुस्कान में कड़वाहट का एक संकेत था। ऐसा हो सकता है, लेकिन जब एक व्यक्ति ने बहुत अधिक नुकसान उठाया है तो स्नेह का वह निशान एक बड़ा मामला बन जाएगा जो किसी को कृतज्ञता के साथ रोने के लिए पर्याप्त है। आर्यन ने उसकी ओर देखा। लगता है कि उस बच्चे की काफी कहानी है। इसके बारे में सावधानी से सोचने पर यह समझ में आता था। ऐसे कमजोर व्यक्तित्व, ऐसे सुंदर रूप, पुरुषों से प्रशंसा और महिलाओं से ईर्ष्या के साथ लोग शायद उसे थोड़ा धमकाने का विरोध नहीं कर पाएंगे, है ना? हालांकि आर्यन ऐसा करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। जिसमें वह रुचि रखते थे वह उपचार साधना थी जो नयन ने अभी अभी प्रदर्शित की थी। वह बुनियादी उपचार साधना होनी चाहिए जो उसके पास उसकी राक्षस रक्तरेखा के भीतर थी। उन्होंने पुस्तकालय में इतनी देर तक खोज की थी, लेकिन वह अभी भी उस बुनियादी उपचार साधना को नहीं पा सके थे। उसकी आखिरी उम्मीद नयन के भीतर है। हालांकि उसे उस उपचार साधना को कैसे प्राप्त करना चाहिए, एक नेता के रूप में अपनी पहचान और अपनी शक्तिशाली ताकत का उपयोग करके लूटने के लिए? क्या उसे दूसरे की यादों को जबरन स्कैन करने के लिए ध्रुव तारा की महान रहस्य का उपयोग करना चाहिए? हालांकि आर्यन का विश्वदृष्टि इतना उथला नहीं था। वह एक सामान्य व्यक्ति था जिसने अच्छी सामाजिक शिक्षा और प्रभाव प्राप्त किया था। कमजोर को धमकाना उसका व्यक्तित्व नहीं था, नहीं यह एक आदमी का काम था। इसके अलावा जब से नयन पुस्तकालय में आया था वह मेहनती और उसके प्रति वफादार था। उसके लिए अपनी चीजों को जबरन लेना एक जानवर की तरह बहुत ज्यादा था। क्यों नहीं बदले में कुछ और उपयोग करें? शायद उसे भेड़ियों से बचने के लिए कुछ तकनीकें सिखाएं। हालांकि वे आमतौर पर महिलाओं द्वारा सीखे जाते थे, यह नयन के लिए आवश्यक होना चाहिए, है ना? हाँ, मैंने फैसला किया है। मैं दोपहर में उसके साथ एक अच्छी बात करने के लिए एक उपयुक्त अवसर ढूंढूंगा। वे दोपहर में काम पर गए और सब कुछ पहले जैसा ही था। आर्यन पढ़ना जारी रखते थे जबकि नयन ने किताबों और फाइलों को कंप्यूटर में स्टोर किया ताकि उन्हें रिकॉर्ड किया जा सके। एक पूरी दोपहर काम करने के बाद नयन ने अपने शरीर को फैलाया और आखिरकार अपना काम खत्म कर दिया। काम के बाद घड़ी बज गई। साथ ही उसके सामने एक कप स्टीमिंग हॉट कॉफी धीरे से रखी गई थी। नयन चकित था। जब उसने आर्यन का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो वह चौंक गया और तुरंत खड़ा हो गया। पर्यवेक्षक आर्यन, घबराने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। नयन थोड़ा घबरा कर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि आर्यन क्या करने की योजना बना रहा था। उसने आर्यन पर एक फर्टव नजर डाली। बहुत सुंदर। अगर उसकी खुद की सुंदरता को पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था तो आर्यन की सुंदरता युवा और बूढ़े दोनों को मार रही थी। इसके अलावा पर्यवेक्षक आर्यन कॉन्डसेंडिंगली खड़े थे और उसे नीचे देखते थे, एक और भी अधिक प्रभावशाली आभा जोड़ते थे। वह वास्तव में पर्यवेक्षक आर्यन जैसे एक आदमी बनना चाहता था। वह दोनों सुंदर और मर्दाना था। हे ईमानदार रहो, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ? पर्यवेक्षक आर्यन हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं। क्या तुम निश्चित हो? नयन ने सोलेमनिटी में सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। बेशक, अगर तुम इसे अस्वीकार करते हो तो ये ठीक है। सब कुछ तुम पर निर्भर है। बोझ महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद आर्यन ने अपने सामने कॉफी को धक्का दिया। नयन ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझता नहीं था। उसने कॉफी उठाई और एक घूंट लिया। सर, कृपया जारी रखें। मैं तुम्हारी उपचार तकनीक सीखना चाहता हूँ। बेशक, मैं इसे मुफ्त में नहीं सीखूंगा। बदले में मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी साधना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ये कहने के बाद नयन की अभिव्यक्ति तुरंत सोलम और फ्लस्टर्ड हो गई। उसने एक दोषी कॉन्शियंस के साथ आर्यन पर एक नजर डाली। पर्यवेक्षक, तुम मेरी उपचार तकनीक को क्यों फैंसी करोगे? मैं हाल ही में उपचार तकनीकों को सीख रहा हूँ। मैंने तुम्हारी उस उपचार तकनीक को कभी नहीं देखा है, इसलिए मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। ये साधना मेरे परिवार से नीचे पारित की गई है और इसे आमतौर पर आउटसाइडर्स को पारित करने की अनुमति नहीं है। मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये कहने के बाद नयन तुरंत भाग गया और उसने शेष कॉफी खत्म नहीं की। इससे आर्यन की भौहें थोड़ी उठ गईं। लगता है कि उपचार साधना नयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके बारे में सावधानी से सोचने पर यह समझ में आता था। इसमें उसकी राक्षस रक्तरेखा शामिल हो सकती है। अगर इसे बाहर फैलाया गया तो यह उसके लिए घातक हो सकता है। इसलिए भले ही वह विलिंग था, वह शायद लापरवाही से इसे उसे सिखाने की हिम्मत नहीं करेगा।
लगता है कि वह विचार में कमी कर रहा था। राक्षस भगवान संग, लगता है कि मैं केवल और अधिक किताबें पढ़ सकता हूँ। आर्यन ने नयन की उपचार साधना पर जोर नहीं दिया। ये सिर्फ इतना था कि आखिरी 1 या 2 बुनियादी साधनाओं को खोजना हमेशा कठिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत सारे पायरेटेड संस्करण थे, कई साधनाएं एक ही मूल की थीं और एक ही प्रकार की बुनियादी साधना से संबंधित थीं। यह अधिक सुविधाजनक होगा अगर वह सीधे नयन की साधना प्राप्त कर सके। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह सिर्फ अपने दम पर आखिरी बुनियादी उपचार साधना नहीं पा सकता था। आखिरकार यह एक झरने की तरह था, अगर उसने पर्याप्त ताकत का इस्तेमाल किया तो पानी बाहर निकल जाएगा। अभी के लिए कुछ खाना और घर जाकर सोना बेहतर था। दूसरी तरफ नयन ने पुस्तकालय छोड़ने के बाद उसका दिमाग पहले से ही एक गड़बड़ी में था। पर्यवेक्षक ने मुझसे एक साधना क्यों मांगी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह कुछ जानता है? लेकिन पर्यवेक्षक ने इसे कैसे देखा? क्या उसकी साधना केवल लौकिक दूसरे ग्रेड में नहीं है? क्या यह मेरी तुलना में बहुत ही नहीं है? नयन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर ऐसा था तो वह यहाँ और नहीं रह सकता था। उसके रहस्य को दूसरों द्वारा बिल्कुल भी नहीं खोजा जा सकता था, अन्यथा वह बिना दफन जमीन के मर जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक नाइटमेरिश आवाज अचानक उसके कानों में बज गई। नयन, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है। नयन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके शरीर पर सभी बाल खड़े हो गए। उसने अपने सामने बहुत दूर एक स्थान पर टकटकी लगाई। उसका चेहरा आतंक से भरा हुआ था। उससे बहुत दूर 2 युवा पुरुष थे जो फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे। उनमें से एक इतना मोटा था कि उसकी गर्दन नहीं थी और उसका पूरा शरीर ओवरफ्लोइंग के कगार पर लग रहा था। दूसरा बेहद मांसल था और उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं जैसे कि वे किसी भी पल फटने वाली थीं। एकमात्र समानता ये थी कि उन दोनों की पुतलियों का एक अजीब रंग था। एक मेढक की तरह था जिसमें काले डॉट्स के साथ एक हरा और पीला रंग था। दूसरा एक भेड़िए की तरह था जिसमें भूरे रंग की पुतलियां थीं। तुम यहाँ क्यों हो? मैंने सुना कि किसी ने तुम्हें जैमेंगला शहर में देखा। हम बस इसकी जांच करना चाहते थे। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हम तुम्हारी आभा को महसूस कर सकते हैं। नयन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ये दोपहर होनी चाहिए। उसने बिल्ली को बचाया था, उपचार साधना जारी की थी और अपनी आभा को लीक कर दिया था। राक्षस एक दूसरे की आभा के प्रति बेहद संवेदनशील थे। ये जैमेंगला शहर का मार्शल आर्ट्स पुस्तकालय है। मार्शल कलाकार इसकी रखवाली कर रहे हैं। अगर तुम दोनों यहाँ गड़बड़ करने की हिम्मत करते हो तो क्या तुम परिणामों को सहन कर सकते हो? वे दोनों एक दूसरे की ओर देखे और मुस्कुराए। मुझे यह मत बताओ कि तुमने उनके साथ इतना समय बिताने के बाद खुद को वास्तव में एक इंसान के रूप में सोचा है। यह मत भूलो कि तुम भी राक्षस रक्तरेखा के हो। अगर तुम मनुष्यों द्वारा खोजे जाते हो तो तुम मौत से बचने में सक्षम नहीं होगे। क्या तुम हमारे साथ राक्षस भगवान संघ में वापस आ रहे हो या क्या हमें तुम्हें जबरन वापस लेना होगा? उन दोनों की आक्रामकता ने नयन को अपने दांत पीसने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति बेहद अनसाइटली थी, लेकिन उसके पास खंडन करने की कोई ताकत नहीं थी। उन्होंने जो कहा वह सच था। वह, जिसके पास राक्षस की रक्तरेखा भी थी, उसे भी मनुष्यों द्वारा एक दुश्मन के रूप में देखा जाएगा और गार्ड को आकर्षित करेगा। हालांकि वह उन दोनों से छुटकारा पाने में सक्षम होगा, वह और भी अधिक खतरे में होगा। हालांकि अगर उसे उस जगह पर वापस जाना था तो वह वापस जाने के बजाय मर जाएगा। वह जगह नरक थी। एक पल बाद नयन ने एक गहरी सांस ली और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हालांकि मुझे अपनी चीजें लेने के लिए छात्रावास में जाने की जरूरत है। क्या तुम लोग मेरे साथ आ रहे हो? या मेढक आंख वाला मोटा आदमी बस उसका पीछा करने वाला था जब मांसल आदमी ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसे खुद से जाने दो, वह वैसे भी बच नहीं सकता। मोटा आदमी समझ गया कि उसके साथी का क्या मतलब था और सिर हिलाया। ठीक है। पुस्तकालय की रखवाली करने वाले मानव मार्शल कलाकार थे। एक बार जब वे अंदर चले गए, अगर नयन मौत से लड़ना चाहता था तो उन दोनों के लिए बचना मुश्किल होगा। स्वाभाविक रूप से बाहर रहना बेहतर था। जिस कारण से उन्होंने नयन को वापस जाने की अनुमति दी, वह भी उस विचार के कारण था। ये पुस्तकालय का मुख्य प्रवेश द्वार था। अगर उन्होंने यहाँ एक चाल चली तो ये पुस्तकालय गार्ड्स का ध्यान भी आकर्षित करेगा। उन दोनों को इतना बड़ा जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी भी मामले में राक्षस एक दूसरे की आभा के प्रति बेहद संवेदनशील थे। वे दोनों स्पष्ट रूप से नयन की आभा को सूंघ सकते थे। उसके लिए दूर फिसलना असंभव था। नयन, कोई भी चाल खेलने के बारे में मत सोचो। हम तुम्हें केवल 10 मिनट देंगे। अगर हम तब तक तुम्हें नहीं देखते हैं तो पूरे पुस्तकालय को पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास एक राक्षस की रक्तरेखा है। मुझे पता है, नयन ने जवाब दिया इससे पहले कि वह मुड़ा और पुस्तकालय में चला गया। पुस्तकालय में प्रवेश करने के बाद नयन ने अपनी मुट्ठी को दीवार में तोड़ दिया। चूंकि उसने किसी भी प्राणिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, उसकी मुट्ठी घायल हो गई और ताज़ा खून बह निकला। धिक्कार है।
इस छिपी हुई जगह को खोजना आसान नहीं था, लेकिन यह इतनी जल्दी उजागर हो गया। हालांकि वह जल्दी से इससे बाहर निकल गया क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने तुरंत एक उपचार साधना की और उसके हाथ पर घाव तुरंत ठीक हो गया। छात्रावास में लौटते हुए उसने कुछ मूल्यवान वस्तुओं की व्यवस्था की और उन्हें अपने बैकपैक में डाल दिया। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने अचानक कुछ सोचा। एक पल के मौन के बाद उसने अपना बैकपैक खोल दिया, एक साधना किताब निकाली और इसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। उसके बाद उसने एक पाठ संदेश भेजा और तुरंत अपना बैकपैक और साथ ही एक टोपी पहन ली। वह छात्रावास के पीछे गया, मैनहोल कवर खोला और अंदर कूद गया। शहर के बाहरी इलाके के पास आर्यन एक गधे के सूप रेस्तरां में गधे के मांस का सूप पी रहा था, जिसे 100 साल का इतिहास कहा जाता था। अचानक उसका फोन जला और एक पाठ संदेश आया। उसने अपना फोन उठाया और उस पर एक नजर डाली। वह थोड़ा हैरान महसूस करने में मदद नहीं कर सका। ये बच्चा, क्या हो रहा है? नयन ने पाठ संदेश में कहा कि उसके पास भाग लेने के लिए जरूरी मामले थे और वह अपने गृहनगर वापस जाना चाहता था। उसने इतनी देर तक उसकी देखभाल करने के लिए कृतज्ञता के रूप में उसके लिए साधना छोड़ दी थी। इससे आर्यन को थोड़ा भ्रमित महसूस हुआ। नयन स्पष्ट रूप से पहले उसे साधना देने से डरता था। उसने पलक झपकते ही अचानक उसे देने के लिए क्यों सहमति दी? इसके अलावा एक और बात थी, वह अपने गृहनगर वापस जाना चाहता था। वह अचानक अपने गृहनगर वापस क्यों जाना चाहता था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह कुछ परेशानी में आया था और भविष्य में वापस आने की योजना नहीं बना रहा था? उसे उसके राक्षस रक्तरेखा को उजागर करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने उसके लिए साधना छोड़ दी। आर्यन ने नयन का नंबर डायल किया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। उसने आह भरी। ऐसा लगता था कि भविष्य में उसे फिर से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि हर किसी के अपने रहस्य थे, इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा पूछना सुविधाजनक नहीं था। गधे का मांस का सूप खाने के बाद आर्यन ने बिल का भुगतान किया, उठा और चला गया। पृष्टि के बिना खाना बहुत आसान था। अगर किसी ने अपना पेट भर लिया तो पूरा परिवार भूखा नहीं रहेगा। मुझे आश्चर्य है कि वह मूर्ख बिल्ली कहाँ गई। वह अभी तक वापस नहीं आई है। लगता है कि अगली बार मैं उसे बहुत दूर नहीं फेंक सकता। दूसरी तरफ जैमेंगला शहर के बाहरी इलाके में एक शांत और सुनसान सड़क पर सीवर के मैनहोल कवर को किसी के द्वारा धीरे से हटा दिया गया था। नयन का छोटा सिर बाहर निकला और आसपास को स्कैन किया। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं था, वह तुरंत सीवर से बाहर निकल गया और फिर मैनहोल कवर को अपनी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। हालांकि जैसे ही वह भागने वाला था, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि वह मुड़ गया। बहुत दूर नहीं, मेढक आंख वाला मोटा आदमी मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने उसे घूर रहा था। सीवर की गंध का उपयोग करके तुम पर राक्षसों की गंध को छिपाने के लिए। तुम काफी चतुर हो। दुर्भाग्यवश जब हमने तुम्हें देखा तो हमने पहले ही तुम पर एक आध्यात्मिक छाप लगा दी थी। मांसल आदमी दूसरी दिशा से चलकर आया। उन दोनों ने नयन को घेर लिया और दोनों तरफ से उसे रोक दिया। नयन का दिल तुरंत ठंडा हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में उसके शरीर पर एक आध्यात्मिक छाप लगा देंगे। वह गया। जैसे ही दो विरोधियों ने दबाव डाला, नयन ने अपने दांत भींच लिए। इंटेंस विचार संघर्ष के एक क्षण के बाद उसने अपने पैर को जोर से मारा और अपने शरीर को एक स्ट्रे तीर में बदल दिया, तुरंत चिकना मोटे आदमी की ओर रशिंग। तुम्हें मौत की इच्छा है? चिकना मोटा आदमी ठंडा हंसा और अपने पैर को जोर से मारा। एक विशाल बल ने तुरंत उसके सामने सीमेंट को चकनाचूर कर दिया और रोकने के लिए उसके सामने एक विशाल सीमेंट स्लैब उठा लिया। हालांकि नयन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। वह मोटे आदमी के सामने आया और सीमेंट स्लैब पर मुक्का मारा। धमाका! एक हिंसक विस्फोट के बाद सीमेंट स्लैब चकनाचूर हो गया। नयन की उंगलियां और बाहें भी फट गईं। तीव्र दर्द ने उसके चेहरे को विकृत कर दिया और ट्विच कर दिया। हालांकि उसने सबसे तेज गति से अपनी बांह की मरम्मत करने के लिए एक ही समय में उपचार साधना का उपयोग किया। अगले पल में नयन की बांह पहले से ही चिकने मोटे आदमी के शरीर पर उतरी थी। उसकी मुट्ठी एक तोप के गोले की तरह थी जो मोटे आदमी के वसा में गहराई से डूब गई थी। हालांकि मोटे आदमी के चेहरे पर अभी भी एक बेहोश मुस्कान थी। अच्छा नहीं। जैसे ही नयन के दिमाग में विचार दिखाई दिया, अगले सेकंड में मोटे आदमी की विशाल मुट्ठी निर्दयता से उसके शरीर पर उतरी। धमाका! वह विशाल मुट्ठी प्रतिद्वंद्वी की सुपर शक्तिशाली साधना द्वारा लाए गए प्रभाव के साथ मिलकर नयन को एक पल में फ्लाइंग भेज दिया। उसकी कमर मडे में एक विशाल झींगा की तरह आँच हो गई। धप धप धप। नयन 150 फीट से अधिक पीछे उड़ गया। जमीन पर कुछ बार लुढ़कने के बाद वह आखिरकार रुक गया। उसके आंतरिक अंग घायल हो गए थे और उसकी पसलियां सब टूट गई थीं। उसकी छाती में एक गहरा गड्ढा डूब गया था। हालांकि उसने अभी भी अपनी चोटों को ठीक करने के प्रयास में जल्दी से एक उपचार साधना का उपयोग किया। वह पानी में संघर्ष कर रही एक चींटी की तरह था। हालांकि उसके जीवित रहने की संभावना कम थी, फिर भी उसने जीवित रहने की पूरी कोशिश की।
मांसल आदमी ने अपनी बाहों को पार किया और कोल्डली कहा, मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा लगता है कि यह बच्चा वास्तव में हमारे नेता के खिलाफ जाना चाहता है। अगर ऐसा है तो आइए हम उसे राक्षस भगवान संघ के नाम पर उसके रास्ते पर भेजें। मोटे आदमी ने अपनी जीभ पर एक आवाज की, क्या दया है, उसके पास चांदी लोमड़ी रक्तरेखा है और चांदी लोमड़ी कबीले की उपचार साधना बेजोड़ हैं। ऐसी बर्बादी। ये कहने के बाद उसकी टकटकी अचानक तेज हो गई। उसके पीछे एक विशाल मोटा मेढक बेहोश रूप से डिसर्नेबल था, आसपास के रात के आकाश को रोशन कर रहा था और इसे एक गहरे हरे रंग में बदल रहा था। वह उसकी दिव्य आत्मा थी। जिस कारण से राक्षस साधारण मनुष्यों की तुलना में मजबूत थे, वह ये था कि उनकी दिव्य आत्माएं एक ही स्तर के साधारण मनुष्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थीं। इसी तरह जब उन्होंने अपनी साधना का उपयोग किया तो उनके द्वारा लाया गया प्रवर्धन भी मजबूत था। दिव्य आध्यात्मिक मेढक तकनीक। मेढक भगवान अवरोही। एक फियर्स चिल्लाहट के साथ अनविजिबल प्राणिक ऊर्जा मेढक से बाहर निकली और एक कैनन की तरह नयन के शरीर पर उतरी। हिंसक शक्ति ने तुरंत नयन की हड्डियों को एक विशाल प्रभाव से पीड़ित किया। छपाक। उसने खून का एक मुंह थूक दिया और वह अचेत हो गया। धमाका। एक हिंसक विस्फोट के साथ सीमेंट सड़क पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया। हमले के बाद समाप्त हो गया। जमीन से धुआं का एक विशाल बादल उठ गया। समय की क्या बर्बादी है। हम दोनों एक उद्देश्य के लिए जैमेंगला शहर आए थे, लेकिन हमने फिर भी उसे मार डाला। हम कुछ नहीं कर सकते। उसने राक्षस भगवान संघ को धोखा दिया। भले ही वह वापस नहीं जाना चाहता, हमें उसे राक्षसों के न्याय कोड के तहत दंडित करना होगा। जैसे ही उन शब्दों को बोला गया, एक ठंडी आवाज अचानक उनके कानों में प्रवेश कर गई। जब वह चाहता है तब स्वतंत्रता पर रौंदना, वह किस तरह का न्याय है। कौन। उनकी अभिव्यक्ति जम गई क्योंकि उन्होंने अचानक आवाज की दिशा में देखा। उन्होंने जो देखा वह एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ एक युवा आकृति थी। उसकी एक जेब में एक हाथ था और दूसरा हाथ नयन को पकड़े हुए था, जो खून से ढका हुआ था और मौत के कगार पर था। नयन ने अपना सिर उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में दर्द ने उसे बिल्कुल भी कोई ताकत लगाने में असमर्थ बना दिया। अगले पल में वह पूरी तरह से एक कोमा में गिर गया। दूसरा पक्ष उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, सो जाओ, सो जाओ। एक बार जब तुम जागते हो तो तुम ठीक हो जाओगे। जो व्यक्ति आया था वह आर्यन था। उन्होंने गधे के मांस का सूप खाना समाप्त कर दिया और बस घर लौटने वाले थे। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह वास्तव में उपनगरों में नयन का सामना करेंगे। उन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि नयन को उसके अपने ही तरह के दो लोगों द्वारा घेर लिया जा रहा था। आर्यन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और समझा। किताब में कहा गया था कि राक्षस अपनी ही तरह की आभा के प्रति बेहद संवेदनशील थे। यह शायद इसलिए था क्योंकि उसने दोपहर में छोटी बिल्ली को बचाया था और अपनी खुद की आभा को लीक कर दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि वह अपने गृहनगर लौट आया था। क्या ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि वह भागना चाहता था? वह मूर्ख। अगर वह संयोग से यहाँ नहीं चल रहा होता तो वह आज धूल में बदल गया होता। ये देखकर कि आर्यन ने जवाब नहीं दिया, मोटे आदमी की अभिव्यक्ति एक बदसूरत अभिव्यक्ति में वॉप्ट हो गई। हे बदबूदार बच्चा, तुम मुझे अनदेखा करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? तुम एफकंग। बहुत शोर है। इससे पहले कि उसकी आवाज फीकी पड़ गई, आर्यन पहले ही बेचैनी से बड़बड़ा चुका था। साथ ही उसके आंखों से एक चांदी की कृपाण चमक निकली। धमाका। कृपाण चमक एक शूटिंग स्टार की तरह थी क्योंकि यह रात के आकाश के नीचे चमकता था, तुरंत मोटे आदमी के शरीर से टकराता था। एक पल में वह स्वाभाविक रूप से खून के धुंध के बादल में एक्सप्लोडेड हो गया। मांसल आदमी की पुतलियां तुरंत अनुबंधित हो गईं और उसके शरीर पर सभी बाल खड़े हो गए। उसकी त्वचा पर गूज़बम्स दिखाई दिए। इतना शक्तिशाली कि इसने किसी के बालों को एंड पर खड़ा कर दिया। घूंट। उसने अपने मुंह में थूक का एक घूंट फियर्सली निगल लिया और उसका दिल उसके गले में कूदने वाला था। इससे पहले जब उसने पहली बार आर्यन को देखा तो उसे पहले ही लगा था कि वह साथी साधारण नहीं था। अपने साथी के अल्टीमेट मूव से किसी को बचाने में सक्षम होने के लिए साधना का वह स्तर पहले से ही बेहद दुर्लभ था। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में अपने साथी, एक लौकिक 8वें ग्रेड का मार्शल कलाकार, को एक कैजुअल कृपाण इरादे से निर्दयता से मार डालेगा। इसके अलावा यह एक इंस्टेंट किल था। ऐसी ताकत के साथ एक महागुरु भी इसे इतनी लापरवाही से करने में सक्षम नहीं होगा। उसे तो छोड़ ही दो। उसने एक उंगली भी नहीं हिलाई। डर फैल रहा था। ये देखकर कि आर्यन ने पहले ही अपनी नजर उस पर डाली थी, वह इतना डर गया था कि वह कांप गया और तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिया। सर, मुझे मत मारो। यह एक गलतफहमी है। ये सब एक गलतफहमी है। मुझे भी एक आदेश को पूरा करने के लिए मजबूर किया गया था। दरअसल मेरा उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। आर्यन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह केवल नयन को लेकर गया और जाने के लिए मुड़ गया। मांसल आदमी ने राहत की सांस ली। वह बच गया।
सौभाग्य से वह स्मार्ट था और जानता था कि घुटने टेकना और दया की भीख मांगना है। हा 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 हा, बूम! अगले पल में वह तुरंत खून के धुंध के बादल में एक्सप्लोडेड हो गया। दूर के अंधेरे में आर्यन की आवाज धीरे धीरे बज गई। जिन्होंने मुझे एक चाल चलते हुए देखा है उन्हें मरना होगा। मध्य रात्रि में एक बंजर पहाड़ से अचानक एक गुस्से वाली दहाड़ आई। यह एक ड्रैगन की तरह था और पूरा जंगल कांपने में मदद नहीं कर सका। एक गहरी गुफा में एक पुरानी और डिग्निफाइड आवाज धीरे धीरे गूंज उठी। मेरे लोगों को मार दिया गया है। पता लगाओ कि यह किसने किया। उन्हें ढूंढने के बाद उन्हें बिना दया के मार डालो। एक आदेश के साथ जंगल से एक रसलिंग आवाज आई। यह ऐसा था जैसे कि बड़े पेड़ों से एक भयानक अस्तित्व बाहर निकल रहा था। समय एक फ्लैश में बीत गया। पलक झपकते ही एक रात चुपचाप बीत गई। डिंग डिंग। सुबह नयन अपनी नींद से जाग गए और तुरंत सदमे में बैठ गए। आसपास का वातावरण ने उन्हें थोड़ा भ्रमित कर दिया। ये छात्रावास है। क्या मुझे बाजन और मेघ द्वारा नहीं चेस्ट किया गया था? मैं छात्रावास में क्यों होऊंगा? क्या ऐसा हो सकता है कि यह मेरी मृत्यु के बाद एक सपना है? नयन ने अपने शरीर को देखा। उसके कपड़े खून से ढके हुए थे, ये साबित करते हुए कि कल उसे जो चोटें लगी थी वे वास्तविक थीं। हालांकि जो चीजें उसने पर्यवेक्षक आर्यन के लिए छोड़ी थी वे बिस्तर पर थीं। इसका मतलब था कि कोई और छात्रावास में प्रवेश नहीं किया था। मुझे लगता है कि मुझे याद है कि मैं मेघ की साधना से कुचल गया था। जीवन और मृत्यु के क्षण में किसी ने मुझे बचाया लगता था। क्या ऐसा हो सकता है जो भी था वह मुझे वापस लाया था? नयन हैरान नहीं था। दूसरे पक्ष ने उसे पुस्तकालय में वापस भेज दिया था क्योंकि वह अपने नाम की प्लेट के साथ पुस्तकालय की वर्दी पहने हुए था। संभवतः दूसरे पक्ष ने उसे देखा होगा और उसे वापस भेज दिया होगा, है ना? फिर भी दूसरे पक्ष को कैसे पता चला कि उसका छात्रावास कहाँ था? क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा पक्ष भी पुस्तकालय के कर्मचारियों का सदस्य था? जैसे ही वह परप्लेक्स था, उसके दरवाजे पर एक नॉक हुआ और बाहर से एक गहरी पुरुष आवाज आई। नयन, क्या तुम जाग गए हो? नयन चौंक गया और तुरंत दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। दरवाजे के बाहर जयमंगला पुस्तकालय की सुरक्षा टीम का एक सुरक्षा गार्ड खड़ा था। यह अच्छा है कि तुम जाग गए हो। हमारे कप्तान ने मुझे आकर तुम्हें देखने के लिए कहा। नयन चौंक गया। क्या ये तुम्हारा कप्तान था जिसने मुझे बचाया? नहीं, यह मैं था जिसने तुम्हें बचाया। जब मैं सुबह पेट्रोल पर था तो मैंने पाया कि तुम्हें पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर सीढ़ियों पर रखा गया था। मैंने कितनी भी जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें जगा नहीं सका। सबसे पहले मैंने देखा कि तुम खून से ढके हुए थे और सोचा कि तुम मरने वाले हो। हमारे कप्तान ने तुम्हारे शरीर की जांच की और कहा कि तुम केवल बेहोश थे, इसलिए उसने मुझे तुम्हें पहले तुम्हारे छात्रावास में वापस भेजने के लिए कहा। मैं समझता हूँ। नयन का चेहरा थोड़ा उदास था। ऐसा लगता था कि दूसरा पक्ष पुस्तकालय से नहीं था। उसने केवल नयन को पुस्तकालय में भेजा था और फिर चला गया था। अगर ऐसा था तो सुराग खो जाएंगे। भविष्य में दूसरे को ढूंढना मुश्किल होगा। क्या तुम ठीक हो? कल क्या हुआ? तुम खून से क्यों ढके हुए हो? ये कुछ भी गंभीर नहीं है। जब मैं टहलने के लिए बाहर गया तो मैं एक राक्षस से मिला। नतीजतन मैं बुरी तरह घायल हो गया और सौभाग्य से बच गया। क्योंकि मैंने एक उपचार साधना का अभ्यास किया, मेरे शरीर पर चोटें गायब हो गईं। मैं समझता हूँ। तो तुम्हें भविष्य में और अधिक सावधान रहना चाहिए। रात में कैजुअली बाहर न जाना बेहतर है। हाँ, मैं समझता हूँ। धन्यवाद। दूसरे ने अपना हाथ हिलाया। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। मैं पहले वापस जाऊंगा। मुझे अपनी नींद पूरी करने की जरूरत है। ठीक है, अलविदा। नयन ने सिर हिलाया, दरवाजा बंद कर दिया और अपने शरीर पर खून के दाग धोने लगे। वह मूल रूप से जयमंगला शहर छोड़ना चाहता था, लेकिन अब वह अचानक उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह व्यक्ति कौन था। चूंकि उन्होंने उसकी मदद की थी तो निश्चित रूप से उनके पास कोई बुरा इरादा नहीं था। चूंकि जयमंगला शहर की रखवाली करने वाला ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति था तो डरने की क्या बात थी। कम से कम अन्य अपरिचित स्थानों पर जाने की तुलना में ये बहुत सुरक्षित था। धोने के बाद नयन पुस्तकालय की तीसरी मंजिल पर गए और काम के लिए क्लॉक इन किया। कुछ समय बाद आर्यन भी आ गए। वह जल्दी से उनसे मिलने के लिए खड़ा हो गया। पर्यवेक्षक आर्यन, तुम यहाँ हो? आर्यन ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि तुम कल घायल हो गए थे। नयन ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं एक राक्षस से मिला, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। मुझे कुछ उपचार तकनीकें पता हैं, इसलिए मेरी चोटें ज्यादातर ठीक हो गई हैं। यह अच्छा है। ओ सही है। तुमने कल कहा था कि तुम अपने गृहनगर वापस जा रहे थे, तुम वापस क्यों नहीं गए? खैर, मुझे अचानक मेरे गृहनगर से फिर से एक फोन आया। घर पर अब कोई समस्या नहीं है। वापस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अच्छा है। आर्यन नयन के अभिनय के साथ गए और उसे उजागर नहीं किया। वह ऐसा करने के लिए बहुत आलसी था।
हर किसी के अपने छोटे रहस्य थे, जैसे कि वह नहीं चाहता था कि नयन उसके मामलों के बारे में जानता हो। इसके अलावा उसे नयन को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। कल राक्षस रक्तरेखा वाले उन दो साथियों को खत्म करने से पहले आर्यन ने पहले ही अपनी यादों को स्कैन करने के लिए ध्रुव तारा की महान रहस्य का उपयोग किया था। उनकी साधना आर्यन की तुलना में बहुत हीन थी, इसलिए वे उसकी मानसिक खोज का पूरी तरह से विरोध करने में असमर्थ थे। वे इसका पता लगाने में भी सक्षम नहीं होंगे। उस दुनिया में कई निजी संगठन थे जिन्होंने बाहरी दुनिया को घोषित किया था कि उनका उद्देश्य राक्षसों की रक्षा करना था। उदाहरण के लिए पश्चिमी रक्त नस्ल। बेशक भले ही उन्होंने कहा कि वे उनकी रक्षा कर रहे थे, वे वास्तव में अंडरलिंग्स की भर्ती कर रहे थे। राक्षसों को इकट्ठा करके वे एक बल प्राप्त कर सकते थे और अपनी खुद की साधना से लाभ उठा सकते थे। नयन राक्षस भगवान संघ नामक एक संघ में शामिल हो गया था। कुछ लोगों ने कभी भी उस संघ के नेता राक्षस भगवान को देखा था। वह बहुत रहस्यमय था और दूसरों के सामने कभी दिखाई नहीं दिया था। संघ के सख्त पदानुक्रम के कारण मजबूत लोगों के लिए कमजोर को ऑप्रेस करना आम था। उसके अलावा संघ अक्सर मनुष्यों का नरसंहार करेगा। नयन उनके साथ कहूट्स में नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह चला गया। चूंकि तुम अपने गृहनगर वापस नहीं जा रहे हो, तो मुझे अपनी उपचार साधना उधार दो। तुमने कल पाठ में मुझे बताया था कि तुम इसे मेरे लिए छोड़ना चाहते थे। ओह ठीक है। नयन ने तुरंत उस साधना को सौंप दिया जो वह आर्यन को लाया था। आर्यन ने इसे प्राप्त किया और एक ही समय में दो और साधनाएं सौंपी। मैंने इन दो साधनाओं को अन्य स्थानों से खरीदा है। वे एकमात्र प्रतियां हैं जो पुस्तकालय में नहीं हैं। वे तुम्हारे लिए साधना के लिए बहुत उपयुक्त होनी चाहिए और तुम्हें नुकसान नहीं होगा। नयन ने बार बार अपने हाथों को हिलाया। सर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी साधना शुरू करने के लिए बहुत लायक नहीं है। मैं आपको इस पर पैसे खर्च करने कैसे दे सकता हूँ? इसे ले लो। तुम्हें कुछ आत्मरक्षा तकनीकों की भी साधना करनी चाहिए। तुम इस बार भाग्यशाली थे, अगली बार ऐसा नहीं हो सकता है। आर्यन ने आगे स्पष्टीकरण का इंतजार नहीं किया क्योंकि उन्होंने साधनाओं को नयन के हाथों में रखा। वे दो साधनाएं थीं जिन्हें उसने खुद प्रिंट किया था। वे दोनों खुद से लिखे गए थे और कम महागुरु स्तर की साधनाओं के बराबर थे। हालांकि वे इतने मजबूत नहीं थे, वे नयन के लिए पर्याप्त से अधिक थे। अगर वह उसके साथ व्यापार करता तो वह नुकसान में नहीं होता। साधना प्राप्त करने के बाद वह किताब पढ़ने के लिए एक तरफ चला गया। नयन केवल असहाय रूप से आह भर सकता था। हालांकि वह अपने दिल में काफी खुश महसूस कर रहा था। आखिरकार पर्यवेक्षक ने उसका बहुत सम्मान किया। वह उपचार कुछ ऐसा था जो उसे राक्षस भगवान संघ में पहले कभी नहीं मिला था। उसने पर्यवेक्षक के साथ पुस्तकालय में कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। वह जल्द से जल्द एक पदोन्नति और एक वेतन वृद्धि प्राप्त करना चाहता था और अपने जीवन की चोटी तक पहुंचना चाहता था, जिसका नाम जसवंत सिंह था और वह विद्रोही के रूप में जाना जाता था। आर्यन ने उपचार साधना को पढ़ना शुरू किया और जल्दी से इसे सीख लिया। उन्होंने इसे स्वर्ण पुस्तक में रिकॉर्ड किया और इसे साधना करना शुरू कर दिया। जब इसे पूर्णता के लिए साधना किया गया था, तो उपचार साधना के साथ ब्रांडेड किए गए 10 कागज के टुकड़े एक शुद्ध सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करते थे। उस समय इसे संश्लेषण किया जा सकता था। आर्यन, जिन्होंने पहले ही उपचार साधना की साधना कर ली थी, उस चरण में राहत की सांस ले सकते थे। हालांकि उन्होंने आराम नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अन्य प्रकार की किताबें पढ़ना जारी रखा। उस समय आर्यन गति साधना को देखने के लिए तैयार थे। इससे पहले उन्होंने गणना की थी कि जीवन रक्षक साधनाओं में शस्त्रीकरण प्रकार और रस विद्या प्रकार के लिए पैसे की उच्च आवश्यकताएं थीं। इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से इसे बैकबर्नर पर रखा और पहले उपचार साधना की साधना की। अब वह गति तकनीक की साधना करने के लिए तैयार थे। एक अच्छी कहावत थी कि लड़ने की तुलना में भागना बेहतर था। 36 रणनीतियों में भागना सबसे अच्छा था। उन्हें जरूरी नहीं कि दूसरों को हराने में सक्षम होना पड़े। अगर वह तेजी से भाग गया और दूसरे पकड़ नहीं सके, तो भी यह अपने जीवन को बचाने का एक अच्छा तरीका था। आर्यन ने खुद 2 बुनियादी गति साधनाओं को सीखा था। हालांकि बुनियादी साधना निश्चित रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने से बहुत दूर थी। संश्लेषण के बाद प्राप्त केवल टॉप ग्रेड साधना ही उनकी आंख को पकड़ने में सक्षम होगी। जब वह पढ़ना समाप्त कर चुके थे, तो नयन ने भी जल्दी से पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने जल्दी से फ्राउन किया। जिस कारण से मार्शल कलाओं को ग्रेडेड किया गया था, वह न केवल इसलिए था क्योंकि मार्शल कलाओं की ताकत में बहुत अधिक अंतर थे, बल्कि उन मार्शल कलाकारों की देखभाल करना भी था जिन्होंने अभी शुरू किया था। यदि किसी ने लोटीय मार्शल कलाओं से सीखना शुरू नहीं किया, तो ये बहुत मुश्किल होगा। हाइटीय मार्शल कलाओं में मार्शल कलाओं का दर्शन होता था, जो लोटीय मार्शल कलाकार बिल्कुल भी समझ नहीं सकते थे। आर्यन को कई मार्शल कलाएं मिलेंगी जिन्हें वह दैनिक आधार पर किताबें पढ़ते समय समझ नहीं पाते थे। हालांकि उन्हें इसे केवल एक बार पढ़ने की आवश्यकता थी और दिव्य आत्मा की स्वर्ण पुस्तक स्वचालित रूप से इसमें प्रवेश कर जाएगी। उन्हें इसे समझने की आवश्यकता नहीं थी।
जब तक उनकी आत्मा इसे समझती थी वह इसे समझ लेंगे। एक बार जब वह इसे समझ गया तो उसके लिए और अधिक बनाना बहुत आसान होगा। 2 साधनाएं जो उन्होंने नयन के लिए बनाई थीं, दोनों तलवार कलाएं थीं। हालांकि वे अतिप्रकाशीय स्तर पर थे, वे पहले से ही महागुरु स्तर के इन्फिनिटली करीब थे, जो अल्प महागुरु स्तर भी था। यहाँ तक कि पुस्तकालय में भी उस स्तर की साधनाएं 4थी मंजिल पर रखी जानी थीं और गार्ड्स द्वारा गार्डेड की जानी थीं। साधारण लोगों को उन्हें कैजुअली देखने की अनुमति नहीं थी। केवल विशेष प्रतिभाएं जिन्होंने महान योगदान दिया था या जेमेंगला शहर के गवर्नर द्वारा मूल्यांकन और पुरस्कृत किया गया था, ऐसी साधनाओं के संपर्क में आने के लिए योग्य थे। अधूरा कृपाण तकनीक जो दुष्यंत ने जेमेंगला मार्शल कला अकादमी को दान किया था, वह भी अल्प महागुरु स्तर पर था। इसलिए एक अल्प महागुरु स्तर की साधना बेहद कीमती और आने में मुश्किल थी। इसके अलावा ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे आसानी से सीखा जा सके। वास्तव में आर्यन ने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा। मुख्य कारण ये था कि उनकी अपनी साधना का ग्रेड बहुत अधिक था। ये पहले से ही एक महागुरु स्तर की साधना की तुलना में कई ग्रेड उच्च था। साधना सीखने के बाद तलवार के रास्ते की उनकी समझ स्वाभाविक रूप से एक साधारण इंसान की तुलना में बहुत अधिक थी। उन्हें लगा कि उन्होंने पहले से ही एक बहुत ही ट्रैशी साधना लिखने की पूरी कोशिश की है। हालांकि साधारण लोगों के लिए वह तथाकथित ट्रैश जो उन्होंने कैजुअली लिखा था, वह भी एक कीमती साधना थी जिसका साधारण लोग केवल सपना देख सकते थे। जैसे ही नयन पढ़ने से सिरदर्द हो रहा था, एक शांत पुरुष आवाज अचानक उसके कानों में प्रवेश कर गई। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूँ, अगर मैं जेमेंगला शहर से नहीं हूँ तो मैं किताबें कैसे उधार ले सकता हूँ? नयन ने अपना सिर उठाया और दूसरे पक्ष पर एक नजर डाली। वह मदद नहीं कर सका लेकिन अपनी भौहें थोड़ा उठाया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? दूसरा पक्ष उदासीनता से कहा, यह इंटरनेट पर संभव है ना? ऐसा लगता था कि मेरे बारे में कुछ पोस्ट और समाचार पहले थे। नयन अचानक खड़ा हो गया। ओह, मुझे अब याद है, तुम अभिमन्यु हो, कुरु राज्य के तलवार प्रतिभा जिन्होंने कर्ण प्रांत के तलवार प्रतिभाओं को हराया। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। मैं वास्तव में अभिमन्यु हूँ, लेकिन ये कहना काफी अतिशयोक्ति है कि मैंने कर्ण प्रांत के तलवार प्रतिभाओं को हराया। कर्ण प्रांत में कई तलवार कला प्रतिभाएं हैं जो मुझसे मजबूत हैं। ये सिर्फ इतना है कि हर कोई एक ही क्षेत्र में दबा हुआ है और तलवार की मेरी समझ थोड़ी मजबूत है। अगर हर कोई अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ता है तो ऐसे कई हैं जिनकी वास्तविक लड़ाई की ताकत मेरी तुलना में ऊपर है। उनकी तलवार कला उपलब्धियां थोड़ी हीन थीं, लेकिन उनकी प्राणिक ऊर्जा साधना मुझसे कहीं अधिक मजबूत थी। ये नियम था जिसने साधना को दबा दिया, जिससे मुझे कुछ परिस्थितियों का लाभ उठाने की अनुमति मिली। यह इतना दुर्लभ है। हर कोई कहता है कि कुरु सभी अहंकारी हैं और उनके पास टॉप नॉच ब्रैगिंग स्किल्स हैं, लेकिन तुम वास्तव में इतने विनम्र हो। इसके अलावा तुम हमारी भाषा में इतने धाराप्रवाह हो। मेरे पास वास्तव में केवल कुरु रक्तरेखा का एक 8वां हिस्सा है और इसका 7/8वां हिस्सा वास्तव में 9 प्रांतों की भारतीय रक्तरेखा है। लेकिन तुम्हारे शब्द थोड़े रूढ़ हैं। कुरु राज्य में अधिकांश लोग वास्तव में निर्लज हैं, लेकिन तुम्हें मेरे सामने ये कहने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार मैं कुरु राज्य में बड़ा हुआ। इसके अलावा एक और दृष्टिकोण से कुरु मूल रूप से 9 प्रांतों के लोग हैं। ये सिर्फ इतना है कि 9 प्रांतों के लोगों का एक छोटा हिस्सा कुरु राज्य में चला गया। कुरु भी 9 प्रांतों के वंशज हैं। कुरु संस्कृति मूल रूप से 9 प्रांतों की संस्कृति की एक प्रति है। इस बिंदु पर तुम्हें समझना चाहिए। नयन का चेहरा अचानक थोड़ा बुखार जैसा महसूस हुआ। मैं रूड था, मुझे खेद है, मैं तुम्हारा खेद स्वीकार करता हूँ। नयन ने राहत की सांस ली और फिर कहा, मैं पहले तुम्हारा फैन बनना चाहता था, लेकिन क्योंकि तुम कुरु राज्य से हो और मैं काफी देशभक्त हूँ, मैंने तुम्हें फॉलो नहीं किया। अब जब तुम्हारे पास वास्तव में भारतीय रक्तरेखा का 7/8वां हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा फैन बन सकता हूँ। क्या मैं तुमसे एक हस्ताक्षर मांग सकता हूँ? अभिमन्यु एक पल के लिए चुप थे, फिर सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, मैं कैमरा लेने जाऊंगा, मेरा इंतजार करो। नयन जल्दी से अपने कैबिनेट के पास गया। वह आमतौर पर फोटोग्राफी पसंद करते थे, इसलिए वह अपना कैमरा अपने साथ लाएंगे। सीधे फोटोज लेना और उन्हें प्रिंट करना बहुत सुविधाजनक था। अभिमन्यु वहीं खड़े रहे और इंतजार किया। उनकी आंखों ने उस साधना पर एक नजर डाली जो नयन ने बाहर छोड़ दिया था, और अचानक उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ओह, यह क्या है? उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और करीब से देखा। तुरंत उन्होंने एक गहरी सांस ली। अच्छी तलवार तकनीक, जैसा कि 9 प्रांतों से उम्मीद की जाती है। हालांकि यह केवल एक अतिप्रकाशीय स्तर की साधना है, इसमें सटलटी का स्तर एक महागुरु स्तर की तलवार तकनीक के करीब है। इसे एक अल्प महागुरु स्तर की तलवार तकनीक कहा जा सकता है। ये जेमेंगला शहर में एक छोटे से पुस्तकालय का सिर्फ एक साधारण फर्श है। ऊपर किस तरह की पृथ्वी चकनाचूर साधना होगी? पूरे 9 प्रांतों में कितनी साधनाएं होनी चाहिए? एक पल रुकें, श्री अभिमन्यु। नयन ने जल्दी से कैमरा लिया और पास गए, लेकिन अभिमन्यु ने उन्हें हरा दिया और पूछा,
ये तलवार तकनीक, क्या ये पुस्तकालय से है? नयन चौंक गए और तुरंत आर्यन की ओर इशारा किया जो बहुत दूर नहीं थे। नहीं, यह एक साधना है जो मेरे पर्यवेक्षक ने मुझे दी थी। हमने एक दूसरे के साथ कुछ साधनाओं का आदान प्रदान किया। अभिमन्यु ने आर्यन पर एक नजर डाली और थोड़ा चकित महसूस करने में मदद नहीं कर सका। उस स्तर की साधना का उपयोग करके आदान प्रदान करने के लिए क्या उनका दिमाग क्षतिग्रस्त हो गया था? उन्होंने तुरंत साधना उठाई और आर्यन की ओर चले गए। सर, ये 2 साधनाएं, क्या ये आपकी हैं? आर्यन ने अपना सिर उठाया और उस पर एक नजर डाली। वह जानता था कि वह अभिमन्यु था, लेकिन उसने केवल सिर हिलाया। क्या समस्या है? मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये 2 साधनाएं आपके अपने हाथों से आईं? या? आर्यन का दिल रुक गया। अभिमन्यु ने उन 2 साधनाओं के बारे में इतनी परवाह क्यों की? वे सिर्फ 2 अतिप्रकाशीय स्तर की साधनाएं थीं। उन्होंने पहले ही उन्हें बुरी तरह से लिखने की पूरी कोशिश की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कुछ लीक कर दिया था? उन्होंने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने अभी तक अपनी दिव्य आत्मा को सक्रिय नहीं किया है। मैं केवल लौकिक दूसरे ग्रेड में हूँ। मैं ऐसी साधना कैसे लिख सकता हूँ? मैंने इसे किसी और से खरीदा। मैं समझता हूँ। अभिमन्यु सोच रहा था कि आर्यन ऐसी कीमती तलवार तकनीक का उपयोग क्यों करेंगे। ये पता चला कि उनकी साधना बहुत कम थी और वह साधना की कीमतीता को नहीं समझ सकते थे। अन्यथा वह निश्चित रूप से इसका आदान प्रदान नहीं करेंगे। फिर, तुमने ये साधना किससे खरीदी? ओह, आर्यन ने एक पल के लिए सोचा। ऐसा लगता था कि उसने बहुत अधिक ताकत का इस्तेमाल किया था। इसे भूल जाओ, आइए हम पलायन तकनीक का उपयोग करें। उसने सोचा। उसने तुरंत एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, उसका नाम श्याम है। श्याम। अभिमन्यु की भौहें कसकर बुनी हुई थीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति इस साधना को लिख सकता है, उसे ऐसे साधारण नाम से कैसे बुलाया जा सकता है? उसे एक सीनियर होना चाहिए जिसका नाम पूरे 9 प्रांतों को हिला दिया। आर्यन ने एक बार फिर एक पल के लिए सोचा और फिर तुरंत कहा, उसका एक उपनाम है जिसे विद्रोही कहा जाता है। विद्रोही। अभिमन्यु और नयन मदद नहीं कर सके लेकिन चौंक गए। एक पागल। नयन मदद नहीं कर सका लेकिन बड़बड़ाया। विद्रोही, इसका मतलब था कि कानून भी उसे रोक नहीं सकता था। तो वह कितना मजबूत था? दिव्य संघ। क्या वह दिव्य संघ की प्रतिभा थी? किसी को ये जानना था कि महान महागुरु रैंक के चरम पर लौकिक 6ठे ग्रेड में एक अस्तित्व को पहले ही एक राष्ट्रीय खजाना कहा जा सकता था। हालांकि यहां तक कि एक राष्ट्रीय खजाना अभी भी कानून की बेड़ियों से बच नहीं सका। कुरु राज्य में केवल एक दिव्य महागुरु अनिल और महान महागुरु रैंक के चरम पर कुछ अन्य राष्ट्रीय खजाने थे। वे विशाल पांडा के रूप में दुर्लभ थे, इसलिए वे थोड़े अधिक उदार हो सकते थे। हालांकि 9 प्रांतों के राज्य में ये बिल्कुल असंभव था। वह प्राचीन देश जिसमें 5000 साल की शानदार साधना सभ्यता थी। मार्शल कलाकार बादलों के रूप में न्यूमरस थे। हालांकि राष्ट्रीय खजाने कीमती थे, यह उस हद तक नहीं था कि उन्हें खुश करने की आवश्यकता थी। चूंकि दूसरे पक्ष ने खुद को एक विद्रोही कहने की हिम्मत की, तो वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। आर्यन की ध्रुव तारा की महान रहस्य ने अनजाने में उनके विचारों की जांच की। जब उसने उन्हें पढ़ा तो उसका पूरा व्यक्ति पूरी तरह से चुप हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक यादृच्छिक व्यक्ति जिसे उन्होंने बनाया था, वह वास्तव में उन दोनों को इतना डेड्रीम करने का कारण बन सकता है। ऐसी अच्छी कल्पना, अगर वे इसे साधना करने के लिए उपयोग करते तो कितना अच्छा होगा। वह कहाँ है? वह पहले ही जा चुका है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया है। मुझे लगता है कि वह दुनिया भर में यात्रा करने गया है। क्या ऐसा है? ये वास्तव में एक दया है। अभिमन्यु ने बेहोश रूप से आह भरी। नयन मदद नहीं कर सका लेकिन उत्सुकता से पूछा, यह उस हद तक नहीं होना चाहिए, है ना? ये 2 साधनाएं केवल अतिप्रकाशीय स्तर की साधनाएं हैं। उन्हें महागुरु स्तर भी नहीं माना जा सकता है। क्या इन 2 साधनाओं का निर्माता इतना शक्तिशाली अस्तित्व हो सकता है? अभिमन्यु ने सिर हिलाया। आपकी रैंक थोड़ी कम है, इसलिए आप उनके पीछे की गहनता को नहीं देख सकते हैं। यहां तक कि अगर यह एक मार्शल कलाकार द्वारा बनाई गई सबसे साधारण चाल है, तो इसमें मार्शल कलाओं का एक अप्रत्याशित क्षेत्र होता है। एक कहावत है कि एक कमजोर के हाथों में एक तलवार कितनी भी मजबूत क्यों न हो, इसकी तुलना एक विशेषज्ञ के हाथों में कंकड़ से नहीं की जा सकती है। हालांकि ये 2 किताबें ग्रेड के मामले में अतिप्रकाशीय स्तर पर हैं, वास्तविकता में उनका मूल्य अब केवल ग्रेड द्वारा नहीं मापा जाता है। एक पल के लिए रुकते हुए उन्होंने फिर से बात की। मैं इन 2 साधनाओं को खरीदना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री मैनेजर इच्छुक हैं। आर्यन ने नयन की ओर देखा। मैंने पहले ही साधनाओं को उसे बेच दिया है, इसलिए यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको उसकी मंजूरी लेनी होगी। अभिमन्यु ने नयन की ओर देखा जबकि नयन ने चुपके से आर्यन पर एक नजर डाली। आपने मुझे ये दिया, सर। अगर मैं इसे बेचता हूँ तो क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं होगा? आर्यन ने सिर हिलाया। चूंकि मैंने इसे तुम्हें दिया है तो ये तुम्हारा है। तुम इसके साथ जो कुछ भी करना चाहते हो वह करो। पलाइट होने की आवश्यकता नहीं है।
नयन ने सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इन 2 साधनाओं को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। यदि उसकी कीमत उपयुक्त है तो मैं इसे बेच दूंगा। जब समय आएगा तो मैं आपको एक भोजन के लिए इलाज करूंगा। आर्यन ने सिर हिलाया। एक अतिप्रकाशीय स्तर की साधना का मूल्य वास्तव में छोटा नहीं था, लेकिन साहित्यिक चोरी की गंभीरता के कारण एक ही स्तर की कई साधनाएं प्रिंटेड थीं। आमतौर पर एक साधना के लिए लगभग 10,000 होंगे और 2 30,000 से कम होंगे। केवल महागुरु स्तर और उससे ऊपर की साधनाओं को 1 मिलियन से शुरू करके मूल्यवान माना जा सकता था। वह शुरू करने के लिए एक लालची व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा उन्होंने चांदी लोमड़ी कबीले की उपचार साधना के बदले में इसे पहले ही नयन को दे दिया था। 10,000 रुपये के लिए वह हमेशा इसे वापस मांग सकता था। यह उसे बहुत डिस्पिकेबल, बहुत स्टिंगी बना देगा। वह नहीं डरता था कि साधनाएं कुरु राज्य में समाप्त हो जाएंगी। यह मूल रूप से एक साधना थी जिसे उसने कैजुअली लिखा था। इसने अपनी वास्तविक रैंक को बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं किया। यहाँ तक कि अगर कुरु इसे प्राप्त करते हैं तो ये बहुत अधिक उपयोग का नहीं होगा। वह मिनटों में 9 प्रांतों में और भी अधिक शक्तिशाली साधना तरीकों को विकसित कर सकता था। ठीक है। अभिमन्यु एक पल के लिए चुप थे और फिर उन्होंने कहा, फिर एक साधना, मैं तुम्हें 100,000 रुपये दूंगा। 2 के लिए 200,000 रुपये। हवा तुरंत एक मृत चुप्पी में गिर गई। अभिमन्यु ने अपनी भौहें थोड़ा उठाया। क्या तुम्हें लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है? फिर मैं एक किताब के लिए 1 और 20,000 जोड़ दूंगा और मैं तुम्हें 2 किताबों के लिए कुल 240,000 दूंगा। नयन ने बार बार अपने हाथों को हिलाया। एक पर्याप्त। हालांकि क्या तुम वास्तव में इन 2 साधनाओं पर 240,000 खर्च करना चाहते हो? ये कीमत पहले से ही बाजार मूल्य से बहुत अधिक है ना? अभिमन्यु ने एक बेहोश मुस्कान के साथ कहा। मार्शल कलाकारों के लिए अगर वे एक साधना का सामना करते हैं जो उन्हें पसंद है, तो यह कितना भी महंगा क्यों न हो, उन्हें इसे खरीदना होगा। यह एक मास्टर का काम है और यह 1,000 सोने के लायक है। इसके अलावा मैं कुरु राज्य के तलवार संत का शिष्य हूँ और मुझे हर महीने एक सब्सिडी मिलती है। ये सच है, तो चलिए हम इस कीमत के साथ चलते हैं। नयन ने ईर्ष्या से कहा, जबकि अभिमन्यु ने सिर हिलाया। मुझे अपना कार्ड नंबर भेजें और मैं तुम्हें इसे ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने हाल ही में 9 प्रांतों में एक बैंक खाता मिला है, औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक से। ठीक है। उन दोनों ने लेन देन पूरा किया। अभिमन्यु ने साधना प्राप्त करने के बाद उन्होंने उन दोनों को विदा किया और चले गए। हवा एक बार फिर चुप्पी में गिर गई। नयन ने इत्मीनान से कहा, सर क्यों नहीं, हम पैसे को समान रूप से विभाजित करते हैं। आर्यन बहुत खुश थे। जैसा कि उनके वफादार अधीनस्थ से उम्मीद की जाती है, उनके लिए उसकी देखभाल करना व्यर्थ नहीं था। हालांकि नयन के वरिष्ठ और एक डिग्निफाइड पर्यवेक्षक के रूप में अगर वह इसे सीधे स्वीकार करते हैं तो यह ऐसा लगेगा कि वह थोड़ा बेताब और अनजेंटलमैनली था। उसे कुछ शिष्टाचार दिखाना चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम इसे रख सकते हो। आखिरकार मैं ही हूं जो। ठीक है। पर्यवेक्षक बेहद धर्मी हैं। चलिए हम पर्यवेक्षक के कहने के अनुसार करते हैं। मैं आज रात होटल जाऊंगा और कल पर्यवेक्षक को एक बड़े भोजन के लिए इलाज करूंगा। मैं निश्चित रूप से पर्यवेक्षक को निराश नहीं करूंगा। आर्यन अवाक रह गए। वह बच्चा बिल्कुल भी नियमों से नहीं खेलता है। उसे और अधिक पोलाइट होना चाहिए और उसके लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल बनाना चाहिए, है ना? इसे भूल जाओ। वह वही था जिसने इसका आदान प्रदान उसके साथ किया था। दूसरे पक्ष ने भी उससे पूछा था कि क्या वह पैसे को विभाजित करना चाहता है। किसने उसे अलूफ होने का नाटक करने के लिए कहा? हालांकि इस मामले का अनुभव करने के बाद आर्यन को अपनी खुद की ताकत की गहरी समझ थी। लगता है कि भविष्य में उसे अभी भी एक कम प्रोफाइल रखना होगा। बस कैजुअली एक साधना लिखने से इतने पैसे के लायक था। ये बहुत उच्च प्रोफाइल और बहुत खतरनाक था। बेशक वह पैसा कमाने के लिए एक साधना नहीं लिखेंगे। ये बहुत सार्थक नहीं था। आखिरकार पैसा एक सांसारिक पोजेशन था। यह अपनी खुद की ताकत बढ़ाने से कहीं कम महत्वपूर्ण था। इसके अलावा अभिमन्यु जैसे कई लोग नहीं थे जो सामान को पहचानते थे। नयन ने इसे लंबे समय तक देखा, लेकिन वह उस साधना का मूल्य नहीं जानते थे। इसी तरह अभिमन्यु जैसे कई लोग नहीं थे जो पैसे खर्च करने के लिए तैयार थे, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। अल्पविराम। समय पलक झपकते ही बीत गया। ये पहले से ही रात का समय था। नयन एक होटल खोजने गए। आर्यन की साधना पहले ही स्वर्ण पुस्तक से पूर्णता के लिए साधना की गई थी। उन पर साधना के साथ अंकित 10 कागज के टुकड़े एक शुद्ध सुनहरे रंग का उत्सर्जन करने लगे। उन्होंने गंदी हवा का एक मुंह बाहर निकाला और अपने घर की दिशा में चले गए। ये वापस जाने और नए संश्लेषण को पूरा करने का समय था।